आज वीडियो के अंदर आपको MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 22 तक के शॉर्ट नोट्स की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी और इन शॉर्ट नोट्स को भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो लेक्चर नंबर 1 है जिसके अंदर सबसे पहले है बिजनेस। सो बिजनेस क्या है? एनी एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए कोई भी एक्टिविटी करना उसको कारोबार कहा जाता है। जैसे कि कोई चीज़ खरीदना और उसको आगे मुनाफा रख के बेच दिया जाता है, तो उसको हम कारोबार कहते हैं। और वर्ड बिजनेस जो है वो ड्राइव हुआ है टर्म बिजनेस से। उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योरशिप एवोल्यूशन हुआ है बिजनेस का। और एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक नए तरह का बिजनेस है। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक पर्सन सर्च करता है अपॉर्चुनिटी के को और उसको अवेल करने की कोशिश करता है, और वो पर्सन जो है वो एंटरप्रेन्योर होता है। सो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस, दो कंपोनेंट है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स के अंदर, जैसे कि लोहे से गाड़ी बना दी। और ये जो है फॉर्म यूटिलिटी है, फॉर्म के अंदर तब्दीली की जाती है तो यूटिलिटी में इजाफा होता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी के अंदर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आ जाती है जिसमें ज़मीन के नीचे से जो है वो रिसोर्सेज को निकाला जाता है। और जेनेटिक्स इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर जीन्स चेंज किए जाते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फॉर्म है और एनिमल फॉर्म वगैरह आ जाता है। इसके बाद है फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ जाती है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन की जाती है बिल्डिंग्स की, रोड्स की, ब्रिजेस वगैरह की। मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। और सर्विस इंडस्ट्री होती है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि बैंकिंग है, कंसल्टेंसी की सर्विस है, अकाउंटेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लॉयर है, इंटीरियर डेकोरेटर है, डिज़ाइनर है, म्यूज़िक कंपोजर है। तो ये तमाम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फिर कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि तमाम एक्टिविटीज़ जो कि स्टार्ट होती हैं वेयर हाउस से मैन्युफैक्चरर के वेयर हाउस से लेकर बायर तक। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की टाइप है ट्रेड और एड टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग, जिसको हम तिजारत भी कहते हैं। और एड टू ट्रेड से मुराद वो इंस्टीट्यूशंस जिनको बनाया जाता है ताकि असिस्ट करे और सपोर्ट करे ट्रेडिंग के प्रोसेस को। जैसे कि इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, शिपिंग कंपनीज, कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स, पैकिंग एक्सपर्ट, ये शामिल होते हैं। उसके बाद है फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स होते हैं जाहिर बात है जो कि प्रोडक्शन के अंदर एक तरह से जिनकी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबल होती है। सो लेबर होते हैं जो लोग काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कैपिटल वो अमाउंट जो इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर बिजनेस के अंदर। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो मैनेजमेंट एबिलिटी है जो लोग बिजनेस चला रहे हैं उनकी। और उसके बाद फिजिकल रिसोर्सेज आ जाते हैं जैसे कि लैंड, लेबर, बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी वगैरह। उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि रिसोर्सेज जो वो लिमिटेड होते हैं। सो ये एक सिस्टम है रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज हैं लिमिटेड तो जाहिर बात है उसको एलोकेट करने के लिए, रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और इकोनॉमिक सिस्टम्स की टाइप्स है प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी में जाहिर बात है गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितने रिसोर्सेज जनरेट होंगे और कैसे रिसोर्सेज जनरेट होंगे और किस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जबकि फ्री मार्केट के अंदर जाहिर बात है मार्केट डिफाइन करती है खुद, और उसके अंदर जाहिर बात है कंपनीज की, प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं उसके हाथ में रिसोर्सेज होते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस, इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल वो होते हैं जो कि बाहर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, और जाहिर बात है जब ये बाहर होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। और इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जाहिर बात है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल कर सकती है। सो एनवायरमेंटल फोर्सेस इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को। उसके बाद है स्वॉट एनालिसिस। सो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को। सो स्वॉट एनालिसिस के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ें हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस इंटरनल होती है और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट एक्सटर्नल होती है। लेक्चर नंबर 2, एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं ये बाहर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, और ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल नहीं कर सकती और ये इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो कंट्री की इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी, और इसके अलावा पर कैपिटा इनकम उस कंट्री का, इनके फ़ी का आमदनी, और इसके अलावा जनरल एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लोगों को मिल रही है या फिर बेरोज़गारी है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, किस हद तक इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और एक्सचेंज रेट यानी कि रुपी डॉलर का जो रेट है वो, और इन्फ्लेशन रेट, महंगाई किस हद तक है। उसके बाद फिर डेमोग्राफिक फैक्टर। इसका मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना, क्योंकि पॉपुलेशन से ही कस्टमर मिलता है और पॉपुलेशन से ही मार्केट के साइज़ का पता चलता है कि कितने ज़्यादा कस्टमर हैं और नेचर क्या है उनकी, ये भी चीज़ देखी जाती है। सो टोटल पॉपुलेशन देखी जाती है। सो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अब पॉपुलेशन जो है वो डिवाइड की गई है जेंडर की बुनियाद के ऊपर, और भी कई बुनियादों के ऊपर डिवाइड की जाती है, जेंडर की बुनियाद पर भी डिवाइड की जाती है। और पाकिस्तान के अंदर
फीमेल पॉपुलेशन को भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है या किया जा सकता है, हाउस होल्ड वोमेन और वर्किंग वोमेन। और उसके बाद फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब ये वो रेट होता है जिस रेट के ऊपर किसी एरिया की पॉपुलेशन बढ़ती है या घटती है। उसके बाद फिर पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। सो पॉलिटिकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें गवर्नमेंट सिस्टम आ जाता है। सो गवर्नमेंट की जो प्रेफरेंस है, प्रायोरिटीज़ हैं, जो तरजीहात वगैरह हैं वो, और जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट की तरफ, और गवर्नमेंट की टैक्स की पॉलिसी। लीगल फैक्टर के अंदर लॉज आए थे और ये लॉज हेल्थ से रिलेटेड भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, पैकिंग से रिलेटेड, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड और लेबर यूनियन से रिलेटेड। और फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। अब एक किसी भी कारोबार को टेक्नोलॉजी के मुताबिक चलना पड़ता है, वरना तो जारी बात है टेक्नोलॉजी आगे निकल जाएगी, कारोबार पीछे रह जाएगा। उसके बाद फिर सोशियो कल्चरल फैक्टर। इसके अंदर रिलीजन है। सो रिलीजन जो है, जारी बात है किसी भी रिलीजन के जो फॉलोअर होते हैं, रिलीजन का इन्फ्लुएंस होता है बाइंग बिहेवियर के ऊपर। बाइंग बिहेवियर के ऊपर जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है रिलीजन का। जो चीज़ें जारी बात है रिलीजन में अलाउ नहीं है, लोग वो बाय नहीं करेंगे, और जो चीज़ अलाउ है लोग वो बाय करेंगे, और जो कंपलसरी है या इनकरेज किया जाता है तो उसको जारी बात है लोग उसके ऊपर स्पेंड करना चाहेंगे। उसके बाद फिर नेचुरल फैक्टर्स, यानी कि एक्ट ऑफ गॉड। इसका मतलब ये नेचुरल हजार्ड। और नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, जारी बात है। और बिज़नेस जो कारोबारी जो हजरात होते हैं, कारोबारी लोग जो होते हैं, वो डेवलप करते हैं प्रोडक्ट को नेचुरल रिसोर्सेज को कंसिडर करते हुए। लेक्चर नंबर 3, सोल प्रोप्राइटरशिप। सो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको सिर्फ एक ही शख्स ऑन करता है, यानी कि इसका एक ही ऑनर होता है। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। फ्रीडम होती है, इसको जब फॉर्म किया जाता है उसके अंदर फ्रीडम होती है, और इसको इस्टेब्लिश करना आसान होता है। और इंडिविजुअल्स जो होते हैं, ऑनर जो होता है वो जाहिर बात है डिसाइड करता है बगैर किसी के इंटरफेयर के, और आसानी से ऑनरशिप को वो ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी को भी अपना बिजनेस वो बेच सकता है आसानी से। और ऑनर जो होता है वो होली सोली इंजॉय करता है ऑनरशिप जो है वो बिज़नेस की, और जाहिर बात है पूरा प्रॉफिट भी, पूरी की पूरी ऑनरशिप भी उसी की, पूरा का पूरा बिज़नेस भी उसी का, पूरा का पूरा प्रॉफिट भी उसका। और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है बिज़नेस के साइज़ को एक्सपेंड करने की, और इंडिविजुअल जो है वो सीक्रेट रख सकता है बिज़नेस के, जाहिर बात है उसको किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और पर्सनल इंटरेस्ट होता है, पूरा का पूरा बिजनेस एक ही शख्स का होता है तो उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है, और वो डिसीजन भी स्पीडी डिसीजन ले सकता है, स्पीड में डिसीजन ले सकता है, और आसानी से वो डिसॉल्व कर सकता है, बंद कर सकता है। इसके नुकसान भी हैं कुछ। लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है क्योंकि एक ही ओनर होता है, इस वजह से कंटिन्यूटी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा वक्त तक कंटिन्यू नहीं रहता है ये इस तरह के बिज़नेस। और लिमिटेड लाइफ होती है, और लाइफ इस बिज़नेस की ऑनर के ऊपर डिपेंड करती है, जब तक वो चला रहा है चलता है, जब वो चाहे बंद कर दे। और ऑनर जो होते हैं बिज़नेस के, उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि अगर बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा कर्जा चढ़ जाए, नुकसान में चला जाए, तो ऑनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ सकती है नुकसान पूरा करने के लिए। नाउ दी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है लोगों का शेयर करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉफिट। सो मिल के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है और मिल के ही प्रॉफिट शेयर किया जाता है पार्टनर्स के दरमियान। पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है अफेयर्स जो पार्टनरशिप के। इसके फ़ायदे हैं, इसमें ज़्यादा कैपिटल होता है, इसको रिलेटिवली ईजियर होता है बनाना, यानी कि कंपनी के मुकाबले में इसको बनाना आसान है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल के शेयर करते हैं, लाइट क्रेडिट स्टैंडिंग होती है, और बिजनेस के पास जो है वो ज़्यादा सोर्सेज से लोन आता है, और सिक्योरिटी भी होती है, पब्लिक कॉन्फिडेंस भी होता है। लेक्चर नंबर 4, डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि बिज़नेस के ऊपर अगर ज़्यादा कर्जा चढ़ जाए, नुकसान में चला जाए, तो पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़ सकती है। शॉर्टर लाइफ होती है, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है जब किसी एक पार्टनर का इंतकाल हो जाए या उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाए। और लिमिटेड कैपिटल होता है, पार्टनर्स जो रन करते हैं बिज़नेस अपने कैपिटल से, लेकिन कभी कभी वो कैपिटल जो है वो लिमिटेड होता है बिज़नेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और इसके अलावा लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि प्रॉफिट डिवाइड होता है पार्टनर्स के दरमियान, तो इसी वजह से पार्टनर्स इंटरेस्ट नहीं लेते बिजनेस में। और स्लो डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि पार्टनर्स ने मिलकर डिसीजन लेना होता है, तो उनके दरमियान इख्तलाफात होते हैं इस वजह से। और डिफ़िकल्ट होता है राइट को ट्रांसफ़र करना पार्टनरशिप में, और हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का तनाज़े का चांस भी होता है। सो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की टाइप्स होती है। एक्टिव पार्टनर होता है जो पार्टिसिपेट करता है बिजनेस के अफेयर्स के अंदर, तमाम अफेयर्स के अंदर। सीक्रेट पार्टनर होता है जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट तो किया होता है, लेकिन जनरल पब्लिक को नहीं पता कि वो भी पार्टनर है। इसके अलावा स्लीपिंग पार्टनर होता है जो कि बहुत एक्टिव नहीं होता बिजनेस के अफेयर्स में।
सीनियर पार्टनर होते हैं जिन्होंने मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है और जूनियर पार्टनर होते हैं जिन्होंने मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है। उसके बाद है फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की टाइप्स हैं, पार्टनरशिप एट विल है जिसमें पार्टनरशिप की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है विल ऑफ द पार्टनर। इसमें क्या होता है कि कोई एग्रीमेंट के अंदर कोई एंडिंग डेट अगर नहीं दी हुई तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो लाइफ होगी पार्टनरशिप की वो डिपेंड करेगी पार्टनर्स की विल के ऊपर। उसके बाद है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर एटलीस्ट एक पार्टनर की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि जिस हद तक उसने इन्वेस्ट किया होता है वो उस हद तक लाइबल होता है, और एटलीस्ट एक पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पार्टिकुलर पार्टनरशिप है जो कि किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है और ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है जब वो पर्पस अचीव हो जाता है। उसके बाद अभी टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप को ख़त्म करना। सो टर्मिनेशन नोटिस के ज़रिए भी होता है। सपोज करें कि एक पार्टनर जो वो सेटिस्फाई नहीं है पार्टनरशिप से और वो एग्जिट करना चाहता है, तो वो नोटिस देगा कि वो एग्जिट करना चाहता है। सो इस तरह से एक पार्टनर जो वो टर्मिनेट कर सकता है पार्टनरशिप को नोटिस देते हुए दूसरे पार्टनर्स को। इसके अलावा अपॉन डेथ ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप जो टर्मिनेट हो जाएगी जब किसी पार्टनर की डेथ होगी। और इसके अलावा पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड क्या है? ये जो है एक डॉक्यूमेंट है जो कि टर्म्स एंड कंडीशन जिसके अंदर होती हैं बिजनेस की। इसके कंटेंट्स क्या हैं? डेट जब एग्रीमेंट बना तब की डेट, नाम बिजनेस का, नेचर, और ये क्लोज जो कवर करेगा स्कोप जो है बिजनेस का। इसके अलावा नाम, एड्रेस, नंबर और ईमेल्स पार्टनर्स के, और कैपिटल जो है कारोबार का वो कितना, यानी कि हु हैज़ इन्वेस्टेड हाउ मच अमाउंट, किसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। और उसके अलावा कोई ड्यूरेशन अगर अटैच है बिजनेस के साथ तो वो भी क्लियरली मेंशन हो। और पार्टनर्स की ड्यूटीज़, और अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो येस, और कितना अमाउंट दिया जाएगा एज अ सैलरी। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, यानी कि किस पार्टनर के दरमियान कितना प्रॉफिट होगा उसका रेशियो। और पार्टनर्स क्या विड्रॉ कर सकेंगे, अगर कर सकेंगे तो येस, और उसका फिर पूरा प्रोसीजर। और इसके अलावा फिर है आर्बिट्रेशन। कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल होते हैं, सही बात है, पार्टनरशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल है। सो किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा डिस्प्यूट को, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाएगा कोर्ट में जाने से पहले। सो पार्टनर्स को रीड करना चाहिए पार्टनरशिप डीड को अच्छी तरीके से, और जितने क्लोजेस हो सके पॉसिबल उतना ज़्यादा ऐड करें और बात के लिए कोई चीज़ ना छोड़ें। क्योंकि बहुत से पार्टनरशिप बिजनेस इसी वजह से तबाह हो जाते हैं कि वो पार्टनरशिप डीड में ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजेस नहीं ऐड करते, और वो सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे, और फिर वही तबाही होती है बिजनेस की। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के कुछ राइट हैं। हर पार्टनर का राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सके बिजनेस के तमाम अफेयर्स में, और हिस्सा ले सके प्रॉफिट का हिस्सा ले सके बिजनेस से, और पार्टनरशिप को छोड़ सके टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक पार्टनरशिप डीड की, और सैलरी क्लेम कर सके अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट। लेक्चर नंबर 5, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। सो पार्टनर्स को मेंटेन करना चाहिए अकाउंट्स जो कि डिस्क्राइब करें ट्रू पिक्चर बिजनेस की, यानी कि मेंटेन करना चाहिए ट्रू अकाउंट्स को। फाइनेंशियल डेटा जो है वो ट्रू पिक्चर दिखाए बिजनेस की। उसके बाद है पार्टनर्स को लिमिट इस्तेमाल करना चाहिए अपनी पावर्स को उस लिमिट में रहते हुए जो स्पेसिफाई की गई है पार्टनरशिप डीड के अंदर। और पार्टनर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट बॉडीज़ को, और पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है कि अपने हिस्से का लॉस पे करें। अगर अपने हिस्से का जो भी उनका लॉस बन रहा है, शेयर बन रहा है, अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो अपने हिस्से का जो भी उनका शेयर बन रहा है वो पे करें। और हर पार्टनर की ये ड्यूटी होती है कि वो डिसीजन को माने जो कि पार्टनरशिप के अंदर बनाया गया है। और पार्टनर्स को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, जाहिर नहीं करना चाहिए कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी बाहर के शख्स को, पार्टनर्स के अलावा किसी और को। और ये मॉरल ऑब्लिगेशन और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर्स की कि वो फर्म का फोरम जो है उसको किसी दूसरे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें जब तक वो दूसरे पार्टनर्स की एक तरह से उनको बता ना दें, और उनको बता दें। असल चीज़ ये है उनको बताए बगैर इस्तेमाल ना करें। सो उसके बाद फिर जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो फॉर्म्ड होती हैं वो कंपनी ऑर्डिनेंस या कंपनी एक्ट जो भी करंट होता है उसके अंडर होती हैं। यहाँ पे कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 दिया गया है, लेकिन इस वक्त कंपनी एक्ट 2017 चल रहा है। सो कंपनी में क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस फॉर मेकिंग प्रॉफिट। कई सारे लोग जो है वो आपस में जुड़ते हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। सो बहुत सारे ऑनर्स होते हैं कंपनी के, कई सारे, पार्टनरशिप से भी ज़्यादा ऑनर होते हैं। और कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल इंटेंजिबल पर्सन है, जिस तरह इंसान खुद एक पर्सन है, कंपनी खुद एक पर्सन होती है। सो इसके कई सारे फ़ायदे हैं, एक्सपेंड किया जा सकता है बिजनेस को, क्रेडिट फैसिलिटी होती है, ज़्यादा कैपिटल होता है, और ज़्यादा कैपिटल होने की वजह से ज़्यादा एक्सपर्टीज़
होती है, कंपनी जो है वो ज़्यादा अर्न कर सकती है इसी वजह से, और एक्सपेंशन होता है स्केल ऑफ बिजनेस में, यानी कि जो बिजनेस साइज़ है वो बिगर होता है, बड़े पैमाने पे होता है। और इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है इन्वेस्टर की वो लिमिटेड होती है फेस वैल्यू ऑफ शेयर तक, और लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसमें। और इसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी वही है जो आपको बताया गया कि जितनी फेस वैल्यू होती है उस हद तक ही वो लायबल होता है इन्वेस्टर यानी कि शेयर होल्डर। और अगर एक शख्स जो एक ऑनर जो है वो उसका इंतकाल हो जाता है या वो कंट्री छोड़ के चला जाता है तो उससे कोई ख़ास बिजनेस के ऊपर असर नहीं पड़ता। और जॉइंट स्टॉक कंपनी की लाइफ जो है वो सॉल्ट प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से भी ज़्यादा होती है, और इजी ट्रांसफ़र किया जा सकता है राइट्स को, अपने हिस्से के शेयर को इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और कंपनी जो है वो हायर कर सकती है बेटर एक्सपर्ट को, और उससे बेटर मैनेजमेंट होती है, और पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस कंपनी में ज़्यादा होता है दूसरे बिजनेस के मुकाबले में, और कोई भी ऑनर आराम से एग्जिट कर सकता है अपने हिस्से का शेयर सेल करते हुए। लेकिन इसके कुछ नुकसान हैं, इसको बनाना जो है वो बहुत ही लंबा और मुश्किल तरीन काम होता है, इंटरेस्ट नहीं होता, कई सारे लोग होते हैं, इस वजह से सीक्रेसी भी पाई नहीं जाती, डबल टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को, डिसीजंस में डिले होता है, कई सारे लोग होते हैं डिसीजन में, पावर सेंट्रलाइज होती है, कुछ लोगों के हाथों में होती है जिनके पास मेजर शेयर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जिनके पास होते हैं तो उनके हाथों में पावर होती है। सो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन दोनों कंपनियों में भी फ़र्क है। नंबर ऑफ मेंबर्स का पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं वो 7 और प्राइवेट में 2। इशू ऑफ शेयर की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जाहिर बात है शेयर को इशू करना पड़ता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। नाम की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को LTD यानी कि लिमिटेड यूज़ करना होता है अपने नाम के साथ, प्राइवेट लिमिटेड को PVT LTD प्राइवेट लिमिटेड यानी कि यूज़ करना होता है। एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रेजेंट करना होता है अपना डेटा जनरल पब्लिक को, जबकि ऐसी कोई प्रोविजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की बात करें तो ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है शेयर को पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर शेयर होल्डर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता बगैर इजाज़त के दूसरे मेंबर्स की। स्टैट्यूटरी मीटिंग है, अब ये जो है ज़रूरी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है। एनुअल रिपोर्ट की सबमिशन की बात करें तो ज़रूरी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए नहीं है। टैक्सेशन की बात करें, टैक्स तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे करती है डबल टैक्स, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिर्फ एक ही टैक्स पे करती है। नाउ द लेक्चर नंबर 6। सो इस लेक्चर के अंदर आपको फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का प्रोसीजर बताया जाएगा, स्टेजेस बताए जाएंगे कि कौन कौन से स्टेजेस से गुजर के कंपनी बनती है। सो पहला स्टेज होता है प्रमोशन स्टेज, इसके अंदर इनिशिएशन होता है आइडिया, कुछ लोगों को आइडिया आता है और उसके बाद फिर वो उसको फर्दर डिस्कस करते हैं दूसरों लोगों के साथ, और फिर कलेक्ट करते हैं वो फर्दर इन्फॉर्मेशन सेल्स के हवाले से, प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से, मशीनरी की अवेलेबिलिटी के हवाले से, और गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन के हवाले से। कुछ दूसरे फैक्टर्स भी देखे जाते हैं जैसे कि क्या कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड है या NOC रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट से, और प्रोमोटर्स जो है वो फिर अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए और परमिशन के लिए, और अगर कॉपीराइट इन्वॉल्व होता है तो परमिशन ली जाती है प्रिंसिपल कंपनी की, वो भी रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि कभी कभी अपना जो डिज़ाइन होता है उसको रजिस्टर किया जाता है एज आ कॉपीराइट, अपने डिज़ाइन को रजिस्टर किया जाता है एज आ कॉपीराइट के तौर पे। और उसके बाद है फिर रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। नाउ द प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का, जो कि जिसके अंदर नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्टिव और कैपिटल ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिसके अंदर जो है वो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कंपनी के, और प्रोस्पेक्टस होता है। अब ये जो प्रोस्पेक्टस है ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का जो प्रोस्पेक्टस है। उसके बाद आता है फिर इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फाइल किए जाते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के रजिस्ट्रार को, और परमिशन हासिल की जाती है साथ में रजिस्ट्रेशन फीस के साथ। सो एक्सपर्ट जो है वो एग्जामाइन करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को और इस बात को मेक श्योर करते हैं कि जो क्लेम किए गए हैं वो जस्टिफाई हैं या नहीं। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाता है कंपनी को। उसके बाद क्या होता है, फिर कलेक्शन किया जाता है कैपिटल का। सो कैपिटल की कलेक्शन के अंदर क्या होता है, प्रोमोटर्स जो है वो इन्फॉर्म करते हैं जनरल पब्लिक को कि एक बिज़नेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और वो लोगों से बोलते हैं कि वो इन्वेस्ट करें इस बिज़नेस के अंदर, और इसको हम कहते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। सो शेयर या स्टॉक जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इन्वेस्टमेंट का, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा समझ लें आप। जिसने भी एक शेयर ख़रीद लिया तो वो इन्वेस्टर हो जाता है,
सो स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट होती है जहाँ पे एक्सचेंज किया जाता है शेयर को, और डिबेंचर होता है, इसके अलावा शेयर के अलावा डिबेंचर होता है जो कि लोन होता है जिसको मार्केट से हासिल किया जाता है। और फिर जो है वो उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो इशू कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जब कमेंसमेंट जो है वो बिज़नेस की अलाउ होती है, यानी कि अब अलाउ कर दिया है कि बिज़नेस स्टार्ट कर दिया जाए। सो क्लोजेस क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, इसके अंदर है नेम ऑफ द बिजनेस, यानी कि नाम जो है बिजनेस का वो क्या होगा। सो नाम जो होता है वो सारी बातें, नाम वो नहीं हो सकता जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, और सारी बातें किसी नेशनल हीरो का नाम नहीं हो सकता। और इसके अलावा इसके अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, यानी कि जो कहाँ पर ऑफिस होगा कंपनी का, रजिस्टर ऑफिस तो एक ही होगा, जाहिर बात है कई सारे ऑफिस हो सकते हैं लेकिन रजिस्टर ऑफिस एक ही होगा। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्लोज, यानी कि प्री डिसाइडेड पर डिसाइड ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्या ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। और उसके बाद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी कि कितना कैपिटल जो है वो ऑथोराइज किया है गवर्नमेंट ने। और उसके बाद फिर लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी जो होती है इन्वेस्टर की वो लिमिटेड होती है जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की होती है। सो नाउ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सो इसके अंदर क्या है शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और ये जो आर्टिकल एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये जो है वो इंटरनल अफेयर्स के बारे में होता है कंपनी के। सो शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी और प्रोसीजर्स टू चेंज द कंपनी, यानी कि क्या प्रोसीजर होगा कब कैपिटल को चेंज करने का। और जो शेयर कैपिटल की बात की जा रही है वो ये है कि अमाउंट क्या होगा शेयर कैपिटल का, प्रोसीजर क्या होगा चेंज करने का कैपिटल को, और प्रोसीजर क्या होगा मीटिंग का, कैसे ही मीटिंग होंगी, और प्रोसीजर जो है वोटिंग का, कैसे जो है वोटिंग होगी। और उसके बाद है फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जो होते हैं ये ऑफिशियल्स होते हैं जो जिनको अपॉइंट किया जाता है कि वो रन करें बिजनेस को। सो ड्यूटीज़ और अथॉरिटीज़ डायरेक्टर की, और राइट्स जो है वो शेयर होल्डर। उसके बाद है फिर मीटिंग, मीटिंग जो है शेयर होल्डर की, मीटिंग डायरेक्टर्स की, और डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन को, व्हाट विल डिस्क्वालीफाई अ डायरेक्टर, क्या चीज़ जो है डिस्क्वालीफाई करेगी एक डायरेक्टर को। और सील ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की जो स्टैंप है वो। और उसके बाद अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड जो है क्या है, प्रॉफिट जो है वो डिवाइड किया जाता है शेयर होल्डर के दरमियान, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। और उसके बाद है डिसीजन फॉर रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग जो है वो प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जिसको रिटेन कर लिया जाता है फ्यूचर के लिए। और उसके बाद है फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। लेक्चर नंबर 7, शेयर होल्डर्स मीटिंग। सो मीटिंग तीन तरह की है, पहली है स्टैट्यूटरी मीटिंग जो कि पहली मीटिंग होती है बिजनेस स्टार्ट होने के बाद, एनुअल जनरल मीटिंग जो कि साल में एक मरतबा होती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस पे होती है। सो स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो सेक्शन 77 कंपनी ऑर्डिनेंस का वो डील करता है इस तरह की मीटिंग के साथ, और लाजमी 21 दिन पहले नोटिस देना होता है शेयर होल्डर्स को। और मैटर्स जो डिस्कस किए जाते हैं वो है अमाउंट ऑफ कैपिटल अक्वायर्ड, जो कैपिटल हासिल किया वो अमाउंट, और मशीनरी जो ख़रीदी उसकी डिटेल, और डिटेल्स ऑफ डेवलपमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस। सो कभी कभी ऐसा होता है कि जो इशू किया जाता है शेयर कैपिटल उससे मिनिमम अमाउंट जो है वो नहीं मिलता कंपनी को। सो अंडर राइटर्स वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गारंटी देती है कि वो बाई करेंगे रिमेनिंग शेयर को अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। सो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट अंडर राइटर्स के बारे में भी बताती है, और जो कमीशन उनको पे किया गया, और इन्फॉर्मेशन जो है एरियर्स के बारे में जो कंपनी को रिसीव हुए होते हैं। नाउ द एनुअल जनरल मीटिंग, सो ये मीटिंग साल में एक मरतबा होती है, और 21 दिन पहले लाजमी नोटिस देना होता है शेयर होल्डर को। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इलेक्शन जो है डायरेक्टर का नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए, क्योंकि जाहिर बात है साल में एक मरतबा होती है ये, तो इसमें इलेक्शन जो है डायरेक्टर्स का नेक्स्ट ईयर के लिए। और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट्स, और इसके अलावा ऑडिटर जो है वो रिव्यू करता है एनुअल अकाउंट को कंपनी के, और रिपोर्ट देता है उनकी एक्यूरेसी के ऊपर। ऑडिटर जो है वो स्टडी करता है अकाउंट को और जजमेंट देता है। और शेयर होल्डर्स जो है वो इलेक्ट करते हैं और अप्रूव करते हैं अपॉइंटमेंट जो है वो ऑडिटर की। और अगर ऑडिटर ऑलरेडी हायर्ड है सो शेयर होल्डर जो है वो रिव्यू करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को और डिसाइड करेंगे क्या इनके साथ चलना है या नहीं चलना है, इनको चेंज करना है। और ऑडिटर से भी पूछा जाएगा कि क्या वो कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं। और इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड जो है सारी बात है
वो जो है शेयर होल्डर के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और डिसीजन फॉर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, यानी कि डायरेक्टर की सैलरी डिसाइड होती है। और ऑडिटर्स जो है वो रिपोर्ट देते हैं कंपनीज के अकाउंट्स के बारे में, उनकी एक्यूरेसी के बारे में, और कोई फ्रॉड तो नहीं पाया गया और कंपनी ऑर्डिनेंस या कंपनी एक्ट के मुताबिक किस हद तक मुताबिक है वो। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये तब होती है जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो, स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस हो, यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो करना चाहते हैं इस वजह से भी। और डिबेंचर्स का डिसीजन, और कंपनी जो है वो चेंज कर सकती है अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। उसके बाद है एक शेयर कैपिटल। कंपनी जिस कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड होती है उसको ऑथोराइज कैपिटल कहा जाता है, और उसका हिस्सा जो ऑफर्ड किया जाता है जनरल पब्लिक को वो पेड अप या इशूड कैपिटल कहलाया जाता है, और जितना हिस्सा ऑफर्ड नहीं किया गया वो कहलाया जाता है अनइशूड कैपिटल। सो अगर लोग जो है वो अप्लाई करते हैं कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर्ड के मुकाबले में, सो कंपनी जो है वो इशू कर देगी शेयर को बैलेटिंग के ज़रिए, और जो एक्सेस होगा पैसा उसको जनरल पब्लिक को वापस कर देगी। और अगर लोग अप्लाई करेंगे कम के लिए रिक्वायर से ज़्यादा, तो जितना भी रिसीव हुआ है वो पेडअप हो जाएगा कंपनी का, पेडअप कैपिटल ऑफ दी कंपनियों का। उसके बाद है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी को वाइंड अप करना, उसको बंद करना। सो वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है जिसके अंदर मेंबर्स जो है वो डिसाइड करते हैं, अगर सपोज बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है सो वी हैव टू क्लोज, कि हमें बंद करना चाहिए। सो मेंबर डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम बंद करेंगे इसको। एक तो ये है, और इसके अलावा स्पेशल रेजोल्यूशन है, मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में वाइंडिंग अप के हवाले से, और अगर अप्रूव्ड हो गई तो कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा वाइंडिंग अप बाय कोर्ट भी होता है, इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो मेंबर्स जो है वो रिक्वेस्ट करें कोर्ट से, अप्लाई करें कोर्ट को वाइंडिंग अप के बारे में, और इसके अलावा कोर्ट अगर ये फील करता है कि बिज़नेस जो है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसान पहुंचा रहा है, और इसके अलावा बिज़नेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो कल्चर के मुताबिक नहीं है कंट्री के, या फिर बिज़नेस जो है वो धोखा दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है, यानी कि इस तरह का है, सो कोर्ट जो है वो ऑर्डर देगा और बिज़नेस जो है वो इमीडिएटली बंद हो जाएगा। लेक्चर नंबर 8, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं? ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, यानी कि लोगों का ग्रुप होता है जो कि बिजनेस फॉर्म करते हैं ताकि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें। सो मेन पर्पस इसका यही होता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना, एक दूसरे की मदद करते हुए। सो लोग जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं एज वॉल्टियर। सो इसके कई सारे फ़ायदे हैं, इसी वजह से इसको बनाया जाता है। ये सिस्टम प्रोवाइड करता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, रिसोर्स की शेयरिंग की वजह से, और इसको बनाना आसान होता है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को, और जो लोग चला रहे होते हैं इक्वल राइट्स होता है उनका। जब वो डिसीजन लिया जाता है तो वहाँ पे बराबरी मिलती है उनको डिसीजन लेने के अंदर। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने शेयर्स या कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होती है, इसमें लोग मिलकर बैठते हैं और डिसाइड करते हैं बिज़नेस के बारे में, सोसाइटी के बिज़नेस के बारे में। और मिडिल मैन की एलिमिनेशन होती है इसके अंदर, यानी कि बल्क के अंदर प्रोडक्ट्स को बाय कर लिया जाता है, तो उससे जो सोसाइटी मेंबर्स होते हैं उनको मिडिल मैन की एलिमिनेशन से सस्ता सामान मिल जाता है। और गवर्नमेंट भी फाइनेंशियली सपोर्ट करती है इस तरह के बिज़नेस को, और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाता है क्योंकि क्लोज रिलेशनशिप होता है जो लोग बिज़नेस चला रहे होते हैं उनके दरमियान। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बनती है, जाहिर बात है किसी भी बिज़नेस से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। और सेंस ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन जो है वो डेवलप होता है, लोग जो है वो जानते हैं एक दूसरे को अच्छी तरह से, और डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बैलेंस होती है। सो वही ख़रीदा जाता है जो रिक्वायर्ड होता है, और जाहिर बात है जब डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस होगी तो जाहिर बात है फिर महंगाई भी नहीं होगी और ना बर्बादी होगी। और इस तरह के बिज़नेस के लिए लेस एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं जहाँ एक तरफ फ़ायदे हैं। सो लोगों के पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो इस तरह के बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें। और इसके अलावा अनएबिलिटी टू हायर प्रोफेशनल मैनेजर। सो रिमोट एरियाज़ के अंदर लोगों के पास पैसा भी नहीं होता, और एक तरफ तो पैसा भी नहीं होता कि वो हायर कर सकें, जाहिर बात है इतना पैसा नहीं होता कि वो प्रोफेशनल मैनेजर्स को वो हायर कर सकें, और
इस तरह के लोग भी नहीं होते उन एरियाज़ के अंदर, और लोगों के पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता इस तरह के बिज़नेस का, सिक्योरिटी भी इसमें पाई नहीं जाती, और टेक्नोलॉजी जो होती है, नई टेक्नोलॉजी वो अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि उन इलाकों के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो मुश्किल से मिलती है, नई टेक्नोलॉजी मुश्किल से आती है उस तरह के इलाकों के अंदर, और ट्रू सेंस में इनको बिज़नेस समझा भी नहीं जाता, लोगों का कॉन्फिडेंस भी नहीं होता इस तरह के बिज़नेस में, और बैंक भी जो है इनको लोन प्रोवाइड नहीं करता, और गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी रहता है, जहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो उसका इंटरफेयर भी रहता है। उसके बाद है फिर एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये एक नई तरह का बिजनेस है। सो एक एबिलिटी, एक इंडिविजुअल की एबिलिटी जो कि ढूंढता है अपॉर्चुनिटी को, रिस्क लेता है और अवेल करता है उन अपॉर्चुनिटी को। सो वो इंडिविजुअल जो है, जाहिर बात है, एक एंटरप्रेन्योर होता है। सो एंटरप्रेन्योर के अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने की कोशिश करता है, रिस्क लेता है और फिर अवेल करता है उन अपॉर्चुनिटीज़ को। अब एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? सो जिनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सो उनमें क्या होता है, एस्पायरेशन होती है, ऊंचा सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेटेजिक होते हैं, स्ट्रेटजीज़ वगैरह बनाते हैं, और हैव द विजन, वो फ्यूचर देखते हैं। और उसके बाद है फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। पहली है रिसोर्सफुलनेस, यानी कि रिसोर्सेस जो बिज़नेस को रन करने के लिए, और एबिलिटीज़ डेवलप करना बिज़नेस रन करने की, एंड कंसर्न ऑफ बीइंग गुड, यानी कि इसका लेक्चर नंबर 9, एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो पर्सनल इंटरेस्ट है, यानी कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन, दे वांट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। उसके बाद है फिर कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि लॉन्ग टर्म रिलेशन होना कस्टमर्स के साथ। ये नहीं है कि एक बार चीज़ बेच दी तो सोचें काफ़ी है, नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म रिलेशन हो कस्टमर के साथ। और डिज़ायर होना अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने की। और उसके बाद है नीड टू कंट्रोल, अ डिज़ायर टू कंट्रोल ओवर बिजनेस, और एबिलिटी टू डील विद अनसर्टेनिटीज़, यानी कि अनसर्टेनिटीज़ के साथ डील करने की काबिलियत होना, गैर यकीनी सूरत हाल। उसके बाद है बिजनेस प्लान। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, और वो तरीके भी जिनके ज़रिए अचीव किया जाए उन ऑब्जेक्टिव्स को। सो कंपोनेंट्स क्या है बिजनेस प्लान के? दो सिचुएशंस हैं, एक तो बिजनेस को ख़रीदा जा रहा है, जो बिजनेस चलता हुआ बिजनेस है उसको खरीद लिया, या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, मार्केटिंग कंपोनेंट और फाइनेंशियल कंपोनेंट। सो कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, तो इसके अंदर क्या होगा, स्क्रैच से स्टार्ट किया गया, यानी कि बिल्कुल नया स्टार्ट किया गया। सो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर नाम जो है बिजनेस का नाम, और नाम ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस की टाइप को इंडिकेट करे, और नाम सिंपल हो और यूनिक हो, जारी बात है, अलग हो। और लीगल कंसिडरेशन, कुछ लीगल चीज़ें भी हैं, कानूनी चीज़ें। ऐसा नाम ना हो जो कि लॉ एनकरेज ना कर रहा हो, यानी कि नेशनल हीरो का नाम ना रख लें, या फिर रिलीजियस पर्सनैलिटी का नाम ना हो। और इसके अलावा जो है वो लोकेशन जो है बिज़नेस की, जारी बात है, जो उसकी एक लोकेशन है। मार्केटिंग पार्ट, अब मार्केटिंग पार्ट के अंदर क्या है कि कस्टमर कौन होगा बिज़नेस का, और कहाँ पर वो लोकेटेड है, और क्या पे करना चाहेगा प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, कस्टमर कितना देना चाहेगा, और क्या बेनिफिट्स हैं जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विस से। और कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस, यानी कि नेचर क्या है कंपटीशन की मार्केट में, कॉम्पिटिटर्स कौन है बिज़नेस के, और कैसे प्रोडक्ट जो है बिज़नेस की डिफरेंट है कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट से। प्रमोशनल पार्ट है कि किस तरीके से, कैसे जो है वो मैसेज जो है बिज़नेस का प्रमोट होगा जनरल पब्लिक में, और कैसा बिज़नेस जो है वो लॉन्च होगा। फाइनेंशियल पार्ट है कि इन्वेस्टमेंट क्या होगी बिज़नेस की, और कितना जो है वो बोरो किया जाएगा, और क्या एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज़ हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, यानी कि एक्सपेक्टेड इनकम्स, और एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी कितने हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, और क्या नेट इनकम या नेट प्रॉफिट होगा गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, और क्या बिजनेस फिजिबल है, यानी कि इकोनॉमिक वायबल है या नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगा हैंडल करने के लिए बिजनेस, यानी कि कितने लोग होंगे और किस तरह के लोग होंगे। लेक्चर नंबर 10, इसके अंदर है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या है? एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के दरमियान, जिसके अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टीज को कुछ राइट्स दे देती है, और वो राइट्स कौन कौन से हैं? ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने का राइट, नाम यूज़ करने का राइट, सिस्टम्स, मेथड्स और रिसर्चेस यूज़ करने का राइट, और पैकिंग मटेरियल यूज़ करने का राइट। सो दो पार्टीज हैं फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में, एक फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर वही जो राइट सेल कर रहा है,
और फ्रेंचाइजी वो है जिसको राइट सेल किया जा रहा है। सो कुछ फ़ायदे हैं इसके, बल्कि कई सारे फ़ायदे हैं। फ्रेंचाइज़र को भी फ़ायदा है, फ्रेंचाइजी को भी। फ्रेंचाइज़र को अच्छा खासा अमाउंट मिलता है फ्रेंचाइजी से बगैर कुछ किए हुए। फ्रेंचाइजी को बड़े बिजनेस तक एक्सेस मिल जाता है, उसको बिज़नेस नए सिरे से शुरू नहीं करना होता। और फेलियर रेट भी फ्रेंचाइज बिजनेस का बहुत कम होता है दूसरे बिजनेस के मुकाबले में। और फ्रेंचाइजी जो है वो वर्ल्ड वाइड टेस्टेड ब्रांड यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि KFC का फ्रेंचाइज है, तो KFC जो एक वर्ल्ड वाइड टेस्टेड ब्रांड है। कोई KFC का फ्रेंचाइज खोल रहा है तो उसको जाहिर बात है वर्ल्ड वाइड टेस्टेड ब्रांड और टेस्टेड प्रोसीजर जो है जाहिर बात है यूज़ करने को मिलेंगे। सो इसी वजह से फेलियर रेट कम होता है इन बिजनेस का। और फ्रेंचाइजर प्रोवाइड करता है गाइडेंस फ्रेंचाइजी को जितने भी अफेयर्स होते हैं। और चॉइस ऑफ लोकेशन, अब ये जो चॉइस ऑफ लोकेशन होती है जाहिर बात है क्रूशियल डिसीजन होता है। और फ्रेंचाइजर जो है वो हमेशा जो है वो सपोर्ट करने के लिए होता है तैयार, मतलब सपोर्ट करता है वो जितने भी मसले मसाइल आते हैं उसके अंदर फ्रेंचाइजी को। इसके नुकसान भी होते हैं। एक तो ये जाहिर बात है पैसा बहुत लगता है इसको बनाने में, कॉस्ट बहुत आती है। अब कोई KFC का फ्रेंचाइज खोल रहा है तो अच्छा खासा उसकी कॉस्ट आएगी। और प्रॉफिट का हिस्सा जो है जाहिर बात है फ्रेंचाइजर को दिया जाएगा एक परसेंटेज के हिसाब से, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट दिया जाएगा प्रोपोर्शन के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से हर साल। और कई सारी रिस्ट्रिक्शन भी फ्रेंचाइजर लगाता है, जहाँ पर वो एक राइट्स दे रहा है तो जाहिर बात है रिस्ट्रिक्शन भी वो लगाएगा। नाउ द न्यू ट्रेंड्स इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर कुछ नए ट्रेंड्स आए, जैसे कि ई-कॉमर्स। यही बिजनेस ई-कॉमर्स साइट्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं और दुनिया भर में भी हैं, जहाँ पे इंटरनेट के ज़रिए जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। सो ई-कॉमर्स यही बिजनेस में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस के लिए, मार्केटिंग के लिए। उसके बाद है वोमेन इन बिजनेस। अब आज के दौर के अंदर कई सारे बिजनेस एरिया के अंदर वोमेन शामिल हैं। पहले के दौर में इतना नहीं था जितना आज है। पहले के दौर में सिर्फ रूरल एरियाज़ के अंदर होता था कि प्रोफेशनल वोमेन होती थी, लेकिन आजकल शहरों में भी अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे बिजनेस के अंदर मौजूद हैं। और बिज़नेस जो है वो बेटर डिस्प्लेड है, स्टाफ उनका बहुत वेल मैनर होता है, बहुत अच्छी तरह कस्टमर से बात करता है और उनको नॉलेज भी ज़्यादा होती है कस्टमर की नीड के बारे में, और ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड है, मार्केट की डिमांड को सामने रखते हैं। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोगों के पास अवेयरनेस है ग्लोबल मार्केट की और इंटरनेट ने बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले किया है। और पाकिस्तान के अंदर जाहिर बात है पाकिस्तान को काफ़ी सक्सेस मिली है ग्लोबल, लेकिन कोई ब्रांड नेम नहीं बन सका। पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं दुनिया भर में यूज़ होती हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स के अंदर, लेकिन कोई बड़ा ब्रांड नेम पाकिस्तान का नहीं बन सका। सो फैक्टर्स फॉर लो फेलियर रेट, लो फेलियर जो रेट है बिजनेस वगैरह का, उसकी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से गवर्नमेंट की प्रेफरेंस और प्रायोरिटीज़। गवर्नमेंट जाहिर बात है सपोर्ट कर रही है बिजनेस को, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। गवर्नमेंट इस बात के लिए कन्विंस्ड है कि वो सपोर्ट करे कॉर्पोरेट सेक्टर को, और बिजनेस जो है वो सेटअप हो रहे हैं अब ज़्यादा प्रोफेशनल ग्राउंड्स के ऊपर और सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यानी कि बैंक वगैरह से भी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है आजकल बिजनेस को। और गवर्नमेंट जनरल जो इकोनॉमी है किसी कंट्री की, माशी सूरत हाल अगर अच्छी है तो जाहिर बात है उससे बिज़नेस भी अच्छा रहेगा। और लोग जो है प्रोफेशनल नॉलेज भी आजकल हासिल कर रहे हैं बिज़नेस के बारे में। इंटरनेट ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, दुनिया भर के बड़े बड़े बिज़नेस प्रोफेशनल अपनी नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं और वो इंटरनेट पे ईजिली अवेलेबल होती है। और गवर्नमेंट ने कई सारे ट्रेनिंग के सेंटर भी बनाए लोगों को ट्रेन करने के लिए। इसके अलावा स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हैं और ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए गए जहाँ पे मेन पावर डेवलप की जा सके। लेक्चर नंबर 11, कॉजेस ऑफ फेलियर इन बिजनेस। क्या क्या कॉजेस हैं बिजनेस के फेल होने के। सो पहला ये कि पीपल आर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग बिजनेस। जो लोग कारोबार चला रहे हैं वो इतने काबिल नहीं है कि बिज़नेस को हैंडल कर सकें। और इसके अलावा कुछ लोग इतने कैपेबल नहीं होते कि वो मार्केट को जान सकें, यानी कि इतने काबिल नहीं होते कि वो अंडरस्टैंड कर सकें मार्केट फैक्टर्स को। सो लोगों को लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए एबिलिटीज़ बिज़नेस को रन करने के लिए। और इसके अलावा लोगों के पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता जितना रिक्वायर्ड होता है बिज़नेस के लिए। हर बिज़नेस के लिए अलग तरह का जाहिर बात है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। सो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर, जो कि प्रोडक्शन हो रही है उसका प्रोसेस है। कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट बढ़ी तो जाहिर बात है अखराजात बढ़ देंगे और नुकसान होगा, वेस्टेज से भी नुकसान होगा। कंप्लेंट हैंडलिंग, कस्टमर जो कंप्लेन कर रहा है उसको जाहिर बात है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, उसको कम से कम किया जाए और उसको सुना जाए एक्चुअली जो कंप्लेन करे। और क्वालिटी के ऊपर जाहिर बात है कंट्रोल हो। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं फेलियर के, बिजनेस फेलियर के। इनसफिशिएंट कैपिटल नाकाफ़ी है, बैड लक भी होता है कुछ लोगों का, और नेचुरल डिज़ास्टर, कुदरती आफत वगैरह से भी बिज़नेस जो है वो फेल हो जाता है। ऐसा भी होता है जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह आ गया या फिर कोई सैलाब वगैरह आ गया। सो बिज़नेस के सक्सेस के कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि हार्ड वर्किंग,
हार्ड वर्किंग और साथ में स्मार्ट वर्किंग के साथ हार्ड वर्किंग हो, जाहिर बात है। डेडिकेशन और कमिटमेंट होना, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होना माइंड की और बॉडी की, रिस्पॉन्स ऑफ मार्केट यानी कि किस तरीके से मार्केट रिस्पॉन्स करेगी हमें जिन चीज़ों के अंदर हम डील कर रहे हैं, और कॉम्पिटेंस होना, काबिलियत होना, नॉलेज होना मार्केट की, प्रोडक्ट की, सिस्टम्स की। इसके अलावा लक एंड एक्ट ऑफ गॉड, इससे भी फ़र्क पड़ता है, लोगों का लक अच्छा है और नेचुरल फैक्टर भी साथ दे रहे हैं। लॉ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लॉस फेवर में है, लॉस हेल्थ से रिलेटेड, और इसके अलावा क्लाइमेट में ऐसा चेंज आ रहा है और डिजास्टर वगैरह, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद है फिर जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग या ऑर्गेनाइजेशन हैंड ज्वाइन करती है और बिजनेस करती हैं। अब ये जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि कंपनीज जो होती हैं दो या दो से ज़्यादा कंबाइन कर लेती हैं अपने रिसोर्सेज को एक प्रोजेक्ट के ऊपर या सर्विस के ऊपर। इसका फ़ायदा है कि स्किल्स और एबिलिटीज़ कंबाइन हो जाती हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस है जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट करती हैं म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए। सो ये एक तरह की ये भी कोई पार्टनरशिप होती है दो कंपनीज के दरमियान जिनका शेयर्ड गोल और टारगेट ऑडियंस होती है। अब ये ज़्यादा तौर पे एयरलाइंस में होती है, जैसे कि यहाँ से सपोज पाकिस्तान से कनाडा जाना है तो दरमियान में जाहिर बात है डायरेक्टली कोई एयरलाइन नहीं जाएगी, पहले एक एयरलाइन जाएगी फिर दूसरी, तो उनकी आपस में जो है स्ट्रेटेजिक अलायंस होती है। सो इसके अंदर डिसीजन जो इन्वॉल्व होते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग और क्लाइंट हैंडलिंग। मर्जर, अब मर्जर क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आपस में कंबाइन हुई, मिल गई और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना ली। और एक्विजिशन, एक्विजिशन में एक फर्म दूसरी फर्म को एक्वायर। लेक्चर नंबर 12, इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स का मतलब क्या है? गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हुए बने कहीं और उसको डोमेस्टिकली बेचा गया, यानी कि लोकल मार्केट के अंदर बेचा गया। और पाकिस्तान के अंदर जो इम्पोर्ट्स होती हैं वो केमिकल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर मशीनरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और एक्सपर्टीज़। सो कुछ फैक्टर्स है जिनको कंसिडर किया जाता है या कंसिडर करना चाहिए जब इंपोर्ट किया जाए। सो पहला ये कि आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सी प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट की जा सकती है, और उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप की जाए कुछ चीज़ों की जिसके अंदर प्रोसीजर है, मेथडोलॉजीज है, टेक्निकल प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स है फॉर इंपोर्ट। इन तमाम चीज़ों की जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। सो उसके बाद है फिर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब यह है कि गुड्स जो है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुए और किसी और कंट्री में उनको बेचा गया। इसके फ़ायदे ये कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, प्रॉफिट ज़्यादा है, कंट्री के लिए एक फ़ख्र की बात है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसकी यूटिलाइजेशन है। अब जो प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इसका मतलब ये कि जो सामान बन रहा है मुल्क के अंदर वो लोकल मार्केट में पूरी तरह से नहीं सेल हो रहा, तो जाहिर बात है वो सामान ज़्यादा बन रहा है तो उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है प्रोडक्शन कैपेसिटी को बाहर एक्सपोर्ट करते हुए। सो गेट, अब गेट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। सो ये एक एग्रीमेंट था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और ये इसलिए था ताकि इनकरेज किया जाए इंटरनेशनल ट्रेड को। उसके बाद फिर जो है गेट के बाद WTO आई, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका स्कोप जो है वो जाहिर बात है गेट से ज़्यादा था, और ये कोई एग्रीमेंट नहीं था बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी। इसने इंसिस्ट किया रिमूव करने के ऊपर आर्टिफिशियल बैरियर को ताकि इनकरेज किया जाए इंटरनेशनल ट्रेड को। सो इसको ऑर्गेनाइज किया गया जनवरी 1 1995 में। उसके बाद फिर पर कैपिटा इनकम यानी कि फी कस आमदनी। सो इसका फार्मूला है टोटल इनकम को कंट्री, पूरे मुल्क की जो टोटल इनकम है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, और ये टूल है मेजर करने के लिए इकोनॉमीज़ को दुनिया भर की। सो वर्ल्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है पर कैपिटा इनकम की बेस के ऊपर। हाई इनकम कंट्रीज़ जहाँ पर लोगों की जो अर्निंग है वो $9,000 या उससे ज़्यादा है। मिडिल इनकम कंट्रीज़ जहाँ पर 765 से लेकर $9,000 है। और इसके अलावा लोअर इनकम कंट्रीज़ जहाँ पे लोगों की बिलो $765 है। सो पाकिस्तान लिटिल बिलो है 765 से, और वो मूव कर रहा है मिडिल इनकम क्लास कंट्री की तरफ। सो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है स्पोर्ट आइटम्स को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को भी। नाउ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैलेंस। अब ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस क्या है? सो ये जो एक गैप होता है इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के दरमियान, और सरप्लस और डेफिशिट कहलाता है। कभी कभी हम डेफिशिट होते हैं तो कभी कभी हम सरप्लस होते हैं, और ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब ये कि टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट्स को माइनस कर दिया जाए। अगर रिसिप्ट ज़्यादा होंगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल, और अगर पेमेंट ज़्यादा होंगी तो अनफेवरेबल। और उसके बाद फिर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस। सो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, हम या तो इम्पोर्टर हो सकते हैं या एक्सपोर्टर। सो अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, हमें देखने की कोशिश करना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में ताकि कंज्यूम करें सरप्लस प्रोडक्ट। सो इंटरनेशनल फर्म्स क्या होती हैं? वो फर्म्स होती हैं जिनके ऑपरेशंस जो है वो वर्ल्ड वाइड होते हैं। ऑपरेशन एक से ज़्यादा कंट्री में होते हैं, और हर कंट्री जो है वो सिंगल मार्केट है, तो इनको मल्टीनेशनल फर्म्स भी कहा जाता है, मल्टीनेशनल भी कहा जाता है इन फर्म्स को। सो
मल्टीनेशनल जो है वो डिज़ाइन करती हैं प्रोडक्ट सेपरेटली हर कंट्री के लिए। इसके अलावा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, ये कंसिडर करती हैं पूरी वर्ल्ड को एज अ सिंगल मार्केट। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेम प्रोडक्ट सेम पैकेजिंग वगैरह होती है। उसके बाद है फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इंडिपेंडेंट एजेंट होते हैं, समटाइम हम अपॉइंट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड। अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड है ये है अपॉइंटमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड। तो इसमें जो है हम कभी कभी जो है वो अपॉइंट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को अब्रॉड को। अच्छा, इंडिपेंडेंट एजेंट रह गया आपका। ये जो है एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वर्क करता है एक्सपोर्टर के लिए या इम्पोर्टर के लिए। और अपॉइंटमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड हम जो है वो कभी कभी अपॉइंट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो है अब्रॉड। उसके बाद अभी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, एक कंपनी जो वो लाइसेंस देती है दूसरी कंपनी को। इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफिस होती है, ये वो ऑफिस होता है जो रिप्रेजेंट करता है, वर्क करता है हमारे लिए। और इसके बाद है स्ट्रेटेजिक अलायंस, जो कि पहले भी आ चुका है, एक तरह की पार्टनरशिप है जो कि नॉर्मली एयरलाइंस में होती है। और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये जो है एक कंपनी होती है एक कंट्री के अंदर जो बाय करती है एसेट दूसरी कंट्री में, यानी कि एक कंपनी एक कंट्री के अंदर है और वो बाय कर रही है एसेट को दूसरे कंट्री। लेक्चर नंबर 13, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स। जहाँ इंटरनेशनल ट्रेड के फ़ायदे हैं वहाँ कई सारे बैरियर्स भी हैं। सोशल एंड कल्चरल चेंज होता है, हर सोसाइटी अलग है दूसरी सोसाइटी से, कल्चर का डिफरेंस पाया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, और डिफरेंट लाइफ स्टाइल होता है लोगों का। और ज़ाहिर बात है रिलीजन का भी डिफरेंस आता है जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं। और हर रिलीजन के ज़ाहिर बात है कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसके फॉलोअर के लिए। और रिलीजन जो है वो उसकी वजह से लोग कुछ चीज़ों के ऊपर स्पेंड करते हैं और कुछ चीज़ों के ऊपर स्पेंड नहीं करते। रिलीजन की वजह से जो चीज़ अलाउ नहीं है उसके ऊपर स्पेंड नहीं करेंगे और जो अलाउ है उसके ऊपर स्पेंड करेंगे। क्लाइमेट का भी डिफरेंस होता है, लॉज अलग होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। और ये लॉज जो होते हैं हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड, कस्टमर रिलेशन से रिलेटेड, प्राइसिंग से रिलेटेड, पैकिंग से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अच्छा, इन्वायरमेंटल डिफरेंस भी पाया जाता है और इसके अलावा इकोनॉमिक डिफरेंस भी पाया जाता है। पर कैपिटा इनकम डिफरेंट होती है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, और डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम होता है। कहीं पे सोशलिज्म है, कहीं पे कैपिटलिज्म है, कहीं पे मिक्स इकोनॉमी है। और लोगों की जो प्रेफरेंस होती है एक ख़ास प्रोडक्ट के बारे में वो भी अलग होती है। लोग कहीं पे कुछ प्रेफर करते हैं, कहीं पे कुछ, कहीं पे लोग सैमसंग पसंद कर रहे हैं, कहीं पे लोग आईफोन पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह से लोगों की जो प्रेफरेंस होती है वो अलग होती है। और इस तरह पॉलिटिकल सिस्टम भी डिफरेंट होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। जैसे कि कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे किंगडम है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है, कहीं पे कम्युनिज्म है। उसके अलावा है फिर टैरिफ क्या है? टैक्स लगाया जाता है गुड्स के ऊपर, उस सामान के ऊपर जो कंट्री के अंदर दाखिल हो रहा है, बाहर से दाखिल हो रहा है, और इसको इंपोर्ट रिड्यूस करने के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा कोटा भी लगाया जाता है, एक लिमिट लगा दी जाती है एक कमोडिटी के ऊपर के इससे ज़्यादा इस तादाद में ये चीज़ नहीं आएगी। उसके बाद सब्सिडी दी जाती हैं, ये भी एक तरह से बैरियर का काम करती है एक्सपोर्टर के लिए। अपने मुल्क के प्रोड्यूसर को कुछ कंसेशन दिया जाता है ताकि प्रोटेक्ट की जा सके अपनी इकोनॉमी। उसके बाद है बिजनेस एथिक्स। एथिक्स क्या है? बेसिक बिलीफ जो कि कंपनी के होते हैं और डिसीजन लेती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद है फिर एथिकल बिहेवियर। बिलीफ जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, जो एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी होते हैं। अ सिस्टम दैट कन्फर्म द बिलीफ ऑफ द सोसाइटी, और बिजनेस जो वो रन करता है उस सिस्टम के अंदर। उसके बाद कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रैक्टिस करती है उन तमाम चीज़ों को जो कि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल होती हैं। एथिकल बिहेवियर जो होता है मैनेजरियल प्रैक्टिस में, उसके अंदर शामिल है रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ की तरफ, और रिलेशनशिप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और इंट्रैक्शन विद द गवर्नमेंट, और प्लान्स टू इनिशिएट, यानी कि प्लान इनिशिएट करना एथिकल बिहेवियर को लोगों की तरफ, और इनिशिएट करना एथिकल प्रोग्राम्स को। उसके बाद है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि सोसाइटी के फ़ायदे के बारे में सोचना और ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना जो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हो। यानी कि अपना तो कारोबार करें लेकिन साथ में सोसाइटी के फ़ायदे का भी सोचा जाए और ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड किया जाए जो सोसाइटी को नुकसान दे। इसके अंदर शामिल है एथिकल एटीट्यूड टूवर्ड्स कस्टमर की तरफ एथिकल एटीट्यूड, और डीलिंग विद एम्प्लॉई के साथ भी ज़ाहिर बात है डील करते हुए एथिकली रहा जाए, क्योंकि एम्प्लॉय भी ज़ाहिर बात है इंसान है और ज़ाहिर बात है वो मेहनत कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं, साथी हैं वो एक तरह से।
और एथिकल कम्युनिकेशन की जाए गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ के साथ, और एथिकल बिहेवियर हो स्टेक होल्डर्स की तरफ। लेक्चर नंबर 14, स्टेक होल्डर्स। सो स्टेक होल्डर कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस के अफेयर में एक तरीके से या दूसरी तरह। सो स्टेक होल्डर्स के अंदर कस्टमर्स शामिल हैं, एम्प्लॉयज़ शामिल हैं, सप्लायर्स जो माल सप्लाई करते हैं, बैंकर्स भी शामिल हैं, गवर्नमेंट भी शामिल है, सोसाइटी एट लार्ज। उसके बाद है फिर राइट्स ऑफ कस्टमर्स। सो कंज्यूमरिज्म, प्रोटेक्ट करना कस्टमर के राइट को, प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना कस्टमर के इंटरेस्ट को। और ये कस्टमर का राइट है कि उसको वो प्रोडक्ट मिले जो उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है, और कस्टमर की सेफ्टी होना ये भी राइट है उसका, और उसका राइट है कि उसको इन्फॉर्मेशन मिले प्रोडक्ट के बारे में, सप्लायर के बारे में, सिस्टम के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, स्टैंडर्ड्स के बारे में, और प्रोडक्ट के अज्जा के बारे में, कंपनी कहाँ की है इस बारे में, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने देखा होगा लिखा होता है कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड या फिर आईएसओ स्टैंडर्ड। और राइट टू बी हर्ड, उनको सुना जाए, एक फोरम होना चाहिए। और राइट टू चूज़ करने का राइट, और क्वालिटी सर्विस, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है तो क्वालिटी सर्विस भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है प्रोवाइड करना। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट की तरफ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रीप्रोसेस करना वेस्ट वाटर, अगर उसको फेंका जाएगा तो वो नुकसान देगी सोसाइटी को, और रिसाइकिल कर दिया जाए वेस्ट मटेरियल को, जैसे कि पेपर रिसाइकिल होता है इस तरह कई सारा वेस्ट मटेरियल रिसाइकिल हो सकता है और उसको करना चाहिए। प्रोसेसिंग कर ली जाए स्मोक की, स्मोक फ्री सिस्टम आ चुके हैं, और रीप्रोसेसिंग किया जाए हीट को, जो हीट निकल रही है उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। उसके बाद फिर एथिक्स फॉर एडवर्टाइजिंग, कुछ अखलाकियात होती हैं, ऐसा नहीं होता कि एडवर्टाइजिंग अपनी मर्जी से जो चाहे कंपनी तैयार करवाए। सो ट्रथफुल और ट्रथलेस कम्युनिकेशन, यानी कि मैसेज जो दिया जाए वो झूठा ना हो, ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट ना हो, ऐसी प्रोडक्ट जिसको सोसाइटी अप्रूव ना करे तो उनको प्रमोट ना किया जाए, ऑब्जेक्शनेबल अपील ना हो, यानी इमोशनली चार्ज ना किया जाए कस्टमर को, बच्चों को दिखा के इमोशनली तौर पे चार्ज ना किया जाए, फेयर फैक्टर ना हो, डरा के प्रोडक्ट बेची ना जाए, जैसे कि इंश्योरेंस रेट में ऐसा हो सकता है कि लोगों को डराएंगे अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो ये हो जाएगा आपके साथ। सेक्चुअल कॉनोटेशंस ये भी अनएथिकल है, गैर अखलाकी है। और ऑब्जेक्शनेबल टाइमिंग ना हो, यानी कि गलत टाइमिंग ना हो। सपोज करें कोई डिज़ास्टर आया हुआ है और उसी दौरान फैशनेबल प्रोडक्ट की ऐड चल जाती है तो वो भी गलत है, वो भी अनएथिकल है। स्मोकिंग को प्रमोट करना ये भी अनएथिकल है, गैर अखलाकी है। इसी वजह से अब स्मोकिंग के एड शायद ही कहीं देखने में आते हो, पहले बहुत ज़्यादा देखने में आते थे। सेलिंग करना प्रोडक्ट अंडर एज कस्टमर्स को, ये भी गैर अखलाकी है। और लीगल कमिटमेंट्स, यानी कि जो लीगल बाउंड्रीज है उनका ख्याल रखा जाए, और डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए सोसाइटी में। ज़ाहिर बात है कई सारे रिलीजन के लोग हैं, रेसेस के लोग हैं, नस्ल के लोग हैं, तो किसी भी रिलीजन का मजाक ना उड़ाया जाए या किसी की नस्ल का मजाक ना उड़ाया जाए। और हेल्थ और सेफ्टी जो है एम्प्लॉय की, ज़ाहिर बात है वो भी एथिक्स में आ जाता है। उसके बाद है विजल ब्लोअर। अब ये वो लोग होते हैं जो इरेगुलरिटीज़ देखते हैं, कोई भी इरेगुलर किस्म की चीज़ तो नहीं हो रही, और उसको मैनेजमेंट की नॉलेज में लेकर आ जाते हैं। और ये जो होते हैं ज़ाहिर बात है इनका फोकस होता है इंप्रूवमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद है फिर मैनेजमेंट का मतलब क्या है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, दूसरों के ज़रिए ज़ाहिर बात है चीज़ों को करना। मैनेजर वो होता है जो प्रैक्टिस करता है फंक्शंस ताकि अचीव कर सके मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। और फंक्शंस क्या है मैनेजर की? प्लानिंग, यानी कि सोचना फ्यूचर के लिए, ऑर्गेनाइज करना, डिसीजन करना एक्टिविटीज़ का जो परफॉर्म करते हैं वर्कर्स, ग्रुप करना एक्टिविटीज़ को, डेलीगेट करना अथॉरिटीज़, यानी अथॉरिटी देना, स्टाफिंग फिल करना वैकेंट पोजीशन को, जो पोजीशन खाली पड़ी हुई है, कोऑर्डिनेशन करना, कम्युनिकेशन करना, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना मुख्तलिफ ज़राए से, उसको प्रोसेस करना, उसको डिसेमिनेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम कर देना। और कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, तनाज़ा कोई खड़ा हो गया उसको हैंडल करना, नेगोशिएट करना, पार्टीज मान नहीं रही होती उनको मनाना। रिसोर्स एलोकेट करना, रिसोर्स लिमिटेड होते हैं तो जाहिर बात है कौन सा रिसोर्स किस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, सो उसको एलोकेट करना, कंट्रोल करना, इस बात को मेक श्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में जा रही है। लेक्चर नंबर 15, मैनेजरियल स्किल्स। डिफरेंट स्किल्स की डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स को ज़रूरत पड़ती है, यानी कि डिफरेंट लेवल के मैनेजर्स को डिफरेंट स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। इसका मतलब ये होता है कि सोचने की काबिलियत होना प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग स्टेज पे। और उसके बाद है इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि दूसरों के साथ डील करने की काबिलियत होना। और उसके बाद है टेक्निकल स्किल्स, यानी कि नॉलेज होना प्रोसेसेस की और ऑपरेशंस की। ये जो स्किल है इसके अंदर हाथों का इस्तेमाल होता है, और ये इस तरह के स्किल हैं जैसे कि फ्रीलांसर वगैरह भी इसी स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको ज़्यादा तौर पे इसी तरह के स्किल्स की ज़रूरत होती है, और ये लोअर लेवल मैनेजर्स को रिक्वायर्ड होते हैं इस तरह के स्किल्स। उसके बाद फिर गोल्स। सो गोल्स का मतलब क्या होता है? डेस्टिनेशन जहाँ पर एक कंपनी पहुँचना चाहती है, यानी कि वो मंजिल जहाँ कंपनी पहुँचना चाहती है। उसके बाद है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है,
सेट ऑफ प्लान्स होता है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसके बाद है फिर लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है जो कि अप्लाई होती है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और ये जो है बिल्कुल टॉप पर होती है प्लानिंग पिरामिड के सबसे ऊपर होती है। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, यानी कि डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है डिफरेंट बिजनेस पार्ट्स के लिए। और उसके बाद है फिर फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी, और तो ये वो लेवल होता है जहाँ पर तमाम फंक्शंस या ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म होते हैं, और ये सबसे नीचे का लेवल होता है। उसके बाद है फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गोल सेटिंग, गोल जो है वो डायरेक्शन देता है, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स को एलोकेट करना, सेट करना, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव या गोल्स के ऊपर, और असेसमेंट परफॉर्मेंस यानी कि परफॉर्मेंस की एक तरह से उसको इवेल्यूएट करना, उसको एग्जामिनेशन करना। उसके बाद है फिर मिशन स्टेटमेंट, यानी कि मकसद हयात एक तरह से इसको कहा जा सकता है, पर्पस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये डिस्क्राइब करता है लाइफ टाइम ऑब्जेक्टिव्स एक ऑर्गेनाइजेशन के। सो मिशन स्टेटमेंट जो है वो एक जनरल स्टेटमेंट होता है, और ये जो सिंगल सेंटेंस भी हो सकता है या फिर शॉर्ट पैराग्राफ जिसको कंपनी इस्तेमाल करती है ताकि वो एक्सप्लेन करे अपनी एग्जिस्टेंस, और इसको लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। और मिशन स्टेटमेंट जो है एक लॉन्ग टर्म प्लान है। टाइप्स ऑफ गोल्स लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म जो होता है वो प्लान होता है लेस देन 1 ईयर, मीडियम टर्म जो होता है वो 1 ईयर to 3 ईयर, और लॉन्ग टर्म जो होता है वो मोर देन 3 ईयर। सो लेंथ जो है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के ऊपर, और रिसर्च ने ये बताया कि जो लोग जाहिर बात है प्लान करते हैं उनका ज़्यादा सक्सेस रेट होता है, हायर रेट होता है सक्सेस का लाइफ में। उसके बाद फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इतना बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जो कि आपको शायद आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा है जो कि डील करता है लोगों के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। सो ये डील करता है लोगों की एक्टिविटीज़ के साथ, और इसके अंदर क्या शामिल है, अट्रैक्ट करना लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको मेंटेन करना, रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट जो है प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग ही होता है, और सिलेक्शन करना। सो एचआरएम जो है वो डील करता है एक्टिविटीज़ के साथ लोगों की, और इसके अंदर क्या शामिल है, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस का जायजा लेना, कंपनसेशन यानी कि सैलरी वगैरह, और हेल्थ और सेफ्टी एम्प्लॉय की। स्कोप ऑफ एचआरएम के अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर, किस तरह के लोग रिक्वायर है, कब रिक्वायर है, कितने रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा जॉब एनालिसिस जो है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस है कलेक्ट करने का तमाम इन्फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक जॉब के बारे में। और रिक्रूटमेंट क्या है, अट्रैक्ट करना एम्प्लॉयज़ को, और ट्रेनिंग है, कंपनसेशन है यानी कि सैलरी वगैरह, हेल्थ एंड सेफ्टी, और लेबर यूनियन बनाई जाती है, एम्प्लॉयज़ की बनती है। और उसके बाद फिर जॉब एनालिसिस यानी कि कलेक्ट करना तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि जॉब से रिलेटेड होती है, और ये जो है वो डिवाइडेड है 2 हिस्सों में, जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशंस। डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्राइब करता है एक्टिविटीज़ जो है वो पर्टिकुलर जॉब की, और इसके अंदर शामिल है जॉब का टाइटल, लोकेशन, वर्किंग एनवायरनमेंट और सुपरविजन, यानी कि कौन सुपरवाइज करेगा उस शख्स को, और कितने लोग जो है उसके अंडर में होंगे। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, ये डिस्क्राइब करता है ह्यूमन स्किल्स जो कि ज़रूरी होते हैं जॉब को परफॉर्म करने के लिए, और इसके अंदर क्वालिफिकेशन और जो रिक्वायर्ड है वो जेंडर, मेल या फीमेल, एज क्या रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है, कोई स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड है वो, और इसके अलावा एटीट्यूड। लेक्चर नंबर 16 ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एचआर प्लानिंग के अंदर शामिल है, क्या शामिल है, व्हाट इज़ द गैप बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, यानी कि क्या गैप है ह्यूमन रिसोर्स डिमांड और सप्लाई के दरमियान मार्केट के अंदर, और क्या कंडीशन है ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई की मार्केट के अंदर, कहाँ से लोगों को ढूंढा जाए, इंटरनल सोर्सेज भी होती हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज भी होती हैं। स्किल्स इन्वेंटोरी, अब स्किल इन्वेंटोरी जो है वो एक ऐसा चार्ट है जो शो करता है स्किल्स वर्कर्स के, जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं। उसके बाद है रिप्लेसमेंट चार्ट, जो कि एक चार्ट है जो शो करता है टर्नओवर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो कितने लोग जो है वो जॉब को, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे, और कितनी रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। उसके बाद है फिर टर्नओवर रेट, यानी कि टेंडेंसी टू लीव जॉब, यानी कि ट्रेंड जो है जॉब छोड़ने का जो ट्रेंड है वो, यानी कि रुझान। उसके बाद है रिटेंशन, यानी कि लोगों को रोकना ऑर्गेनाइजेशन में, और एक्सपेंशन प्लान, ऑर्गेनाइजेशन जारी बात है एक्सपेंड भी करती है, और रिप्लेसमेंट होना ऑन दी बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। सो रिक्रूटमेंट क्या है, अट्रैक्ट करना लोगों को जॉब के लिए। इसके फ़ायदे क्या हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो, लोग जो है ऑलरेडी ट्रेन होंगे, और अगर बाहर से किया जाता है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वैरायटी ऑफ टैलेंट होगा, टैलेंट के अंदर इजाफा होगा, नया टैलेंट आएगा, एबिलिटीज़ नई तरह की आएगी, और
क्वालिफिकेशन के अंदर भी वैरायटी होगी, नई तरह की क्वालिफिकेशन के लोग आएंगे। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है कि कोई फ़र्क ना करना किसी बुनियाद के ऊपर जब लोगों को हायर किया जाए। सो सोर्सेज टू फाइंड पीपल, कैसे ढूंढा जाए लोगों को। इनफॉर्मल सर्च की जाती है जिसमें हर किसी से बात की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये तब होता है जब रेफरेंस रिक्वायर्ड होता है। जॉब पोस्टिंग भी की जाती है, नोटिस लगाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो नोटिस कई सारी जगहों पे लगाया जाता है, कैफेटेरिया, फेयर प्राइस शॉप, स्पोर्ट फील्ड्स, रिसेप्शन डेस्क, नोटिस बोर्ड और यूनियन ऑफिस वगैरह के अंदर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी हासिल किया जाता है सूटेबल कैंडिडेट, और ये तब होता है जब फ्रेश ग्रेजुएट रिक्वायर्ड हो और नॉट सो मेनी इंस्टीट्यूशन हो फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, और शॉर्ट लिस्टिंग होती है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास, और कभी कभी टीचर को भी शामिल कर लिया जाता है सिलेक्शन में। प्रोफेशनल एसोसिएशन होती हैं हर प्रोफेशन की, डॉक्टर की, लॉयर की, मार्केटिंग प्रोफेशनल की। सो प्रोफेशनल एसोसिएशन का भी इस्तेमाल किया जाता है जब सीनियर पोस्ट के लिए रिक्वायर हो। और रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी होती हैं जो एक्सपर्ट होती हैं, इन एजेंसीज का तब इस्तेमाल किया जाता है जब टाइम शॉर्ट हो, जॉब ज़्यादा टेक्निकल हो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान काफ़ी फासला हो। एडवर्टाइजमेंट की जाती है, मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट की जाती है। मीडिया का इस्तेमाल तब किया जाता है जब ज़्यादा नंबर ऑफ जॉब अवेलेबल हो। और नुकसान ये है इसका कि कई सारी एप्लीकेशन रिसीव होंगी और उसको हैंडल करना मुश्किल होगा। उसके बाद सिलेक्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। इसके अंदर क्या शामिल है, फिलिंग अप करना फॉर्म, इंटरव्यू करना, टेस्ट को डेवलप करना है। उसके बाद है फिर एप्लीकेशन ब्लैंक। अब ये जो एक फॉर्म होता है जिसको डिज़ाइन करता है एम्प्लॉयर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई के लिए, ताकि वो उसको फिल करवाए, और इसके अंदर वो तमाम इन्फॉर्मेशन ली जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन को अब खुद रिक्वायर होती है। सीवी या रेज्यूमे से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जो ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर होती है, क्योंकि जो पोटेंशियल कैंडिडेट होता है वो अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन देता है कि उसको जो सही लगती है, लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन देती है। टेस्ट एंड इंटरव्यू, यूज़ ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू डिपेंड करता है नेचर और जॉब की लेवल के ऊपर। और टेस्ट की भी टाइप है। अचीवमेंट टेस्ट है जो कि नॉलेज टेस्ट करता है जो कैंडिडेट ने एक्वायर की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, डिग्री के अंदर या डिप्लोमे के अंदर। साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो कि डिटरमाइन करता है एटीट्यूड और ट्रेट्स, यानी कि ये देखता है कि किस तरीके का शख्स है ये। इस टेस्ट से ये पता चलता है जो कैंडिडेट है वो किस तरीके का शख्स है। और स्किल टेस्ट होता है जिसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, प्रायर लर्निंग का टेस्ट होता है, और टेस्ट ऑफ स्किल्स होता है। मेडिकल टेस्ट होता है जिससे फिजिकल कंडीशन जो है वो कैंडिडेट की रिकॉर्ड कर ली जाती है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले, और इस बात को मेक श्योर किया जाता है कि कैंडिडेट को कोई ट्रांसफरेबल डिजीज़ तो नहीं है जैसे कि कोरोना वायरस। और कंसिड्रेशन है टेस्ट डेवलपमेंट के लिए कि वैलिडिटी के ये टेस्ट जो है वो वैलिड है नहीं, रिलायबिलिटी। और वैलिडिटी के अंदर भी हमारे पास लेक्चर नंबर 17 इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेस्ट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है टेस्ट का, उसके अंदर स्पेस है, जगह जहाँ पर वो टेस्ट होगा, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, एनफ स्टेशनरी हो, पेपर वगैरह जो वो एनफ होना चाहिए। इवेल्यूशन ऑफ टेस्ट, यानी कि जो उसकी इवेल्यूशन है, उसकी एग्जामिनेशन है। सो बेंचमार्क को आंसर होता है, पॉसिबल आंसर उससे मैच किया जाए आंसर्स को। और उसके बाद फिर इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि वर्बल इंटरेक्शन कोई भी, यानी कि बोल कर इंटरेक्शन। सो जॉब इंटरव्यू का मतलब क्या है, मेथड ऑफ सिलेक्शन होता है जिसमें कैंडिडेट के साथ वर्बली इंटरेक्ट किया जाता है बोल कर। और इंटरव्यू की भी टाइप है, टेलीफोनिक है, टेलीफोन पे होता है, प्रिलिमिनरी होता है, और सिलेक्शन इंटरव्यू होता है। सो टेक्निक्स हैं फाइनल इंटरव्यू के लिए। पैटर्न इंटरव्यू होता है जो कि प्री डिसाइडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्री डिफाइंड सीक्वेंस भी होता है, सीक्वेंस भी पहले से ही डिफाइंड होता है। नन पैटर्न होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिचुएशन के मुताबिक। और पैटर्न इंटरव्यू की कुछ खामियां भी हैं कि इसके अंदर इंटरव्यूअर प्री डिफाइन के अलावा क्वेश्चन पूछ नहीं सकता। और नन पैटर्न की भी खामी ये है कि पॉसिबिलिटी है कि नन प्रोफेशनल और इररिलेवेंट किस्म के क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो इसका जो सोल्यूशन निकला वो मिक्स इंटरव्यू निकला कि कुछ क्वेश्चन पहले से प्री डिफाइन और कुछ जो है वो सिचुएशन के मुताबिक। और तरीका क्या है इंटरव्यू लेने का, 1 पर्सन इंटरव्यू होता है, एक शख्स इंटरव्यू ले, या फिर पैनल हो, पूरा का पूरा ग्रुप बैठा हुआ होता है। और अरेंजमेंट फॉर कंडक्टिंग इंटरव्यू, सो प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, जो जगह है उसकी वो प्रॉपर हो, और प्रिपेयर किया जाए क्वेश्चंस को। और रिज्यूमे जो है कैंडिडेट का उसको रीड किया जाए। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये जो होती है ये ट्रेनिंग के थ्रू होती है। मेथड्स फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जो है वो उसके तरीके हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग है, यानी कि लर्निंग वाइल वर्किंग, काम करते हुए सीखना। और ऑफ जॉब ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर जो ट्रेनर जो सीख रहा होता है एम्प्लॉई, वो जो है जो काम करने की जगह होती है उससे हट के सीख रहा होता है, उसको हम ऑफ जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। सो ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंदर मुश्किलात भी आती हैं,
कुछ जॉब्स के अंदर ऑन जॉब ट्रेनिंग पॉसिबल भी नहीं होती, और ऑफ जॉब ट्रेनिंग के कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि लेक्चर है जो कि एक सस्ता मेथड भी है ट्रेनिंग का, और कुछ जॉब्स के लिए बहुत बेहतर तरीका भी है। वेस्टिबल ट्रेनिंग है, आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है लोगों को ट्रेन करने के लिए। और उसके बाद रोल प्ले, रोल दिए जाते हैं, डिफरेंट रोल दे दिए गए, उससे ट्रेनिंग दी जाती है। बिजनेस गेम्स भी आ चुके हैं अब तो ट्रेनिंग के लिए, और केस स्टडीज़ दी जाती हैं। आपके असाइनमेंट में भी केस स्टडीज़ दी जाती हैं, अक्सर ऐसे असाइनमेंट्स आते हैं, केस स्टडीज़ दी जाती है जिनसे आपकी ट्रेनिंग हो जाए। सो इसी तरह से एम्प्लॉयज़ को भी केस स्टडीज़ दिए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है, यानी कि एवेल्यूशन होती है, एग्जामिनेशन होती है परफॉर्मेंस की, उसका जायज़ा लिया जाता है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों की जाती है, उसकी वजह ये कि ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम की वैलिडेशन देखना कि क्या ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम वो दे रहा है जो हम चाहते हैं। और इसके अलावा पे फॉर परफॉर्मेंस भी है आज के दौर में, यानी कि जितना अच्छा परफॉर्म करता है एम्प्लॉय उतना उसको पे किया जाता है। उसके बाद है कंपनसेशन। कंपनसेशन के अंदर मॉनेटरी रिवार्ड भी होता है, नॉन मॉनेटरी भी, यानी कि पैसा भी और पैसे के अलावा भी रिवार्ड दिया जाता है। उसके बाद है इंसेंटिव्स, यानी कि प्लान जो है एम्प्लॉय की इंकरेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन में। और इंसेंटिव्स की टाइप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे दिया जाता है, यानी कि हर किसी को दे दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और इंडिविजुअल लेवल पे दिया जाता है। कि लेक्चर नंबर 18, इंडिविजुअल इंसेंटिव्स। इंडिविजुअल इंसेंटिव्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं अच्छी परफॉर्मेंस करने पर जॉब के अंदर, या फिर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग अच्छी परफॉर्मेंस करने पर भी। और इसके अलावा कलेक्टिव इंसेंटिव्स दिए जाते हैं जो कि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को दिए जाएंगे या फिर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। सो प्रॉफिट शेयरिंग होती है, इसके अलावा बेनिफिट्स होते हैं सैलरीज और वेजेस के अलावा। उसके बाद फिर कंपनसेशन। अब कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन में सैलरी होती है जो कि लॉन्गर पीरियड के लिए दी जाती है, जैसे कि एक वीक है, फोर्टनाइट है यानी कि 15 दिन या 2 हफ्ते, मंथ के लिए या ईयर के लिए। वेजेस दी जाती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, यानी कि 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, या फिर जितने यूनिट्स बनाए गए, जितने पीस बनाए गए उसकी बुनियाद के ऊपर। उसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं कंपनसेशन देने के, जैसे कि फ्री फूड दिया जाए या फिर चीपर फूड दिया जाए, सस्ता खाना दिया जाए। रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी पे करे ऑर्गेनाइजेशन। कुछ पेंशंस होती हैं वो भी उसी में आ जाती हैं। और मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल का खर्चा उठाए, और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करे। और बच्चों के जो अखराजात हैं, एम्प्लॉई के जो बच्चे, उनके जो तालीम के जो अखराजात हैं वो उठाए, ये भी कंपनसेशन का एक तरीका है। सो उसके बाद है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एम्प्लॉई के दरमियान एक्चुअली किसी भी एम्प्लॉई के दरमियान फ़र्क नहीं किया जाएगा किसी भी बुनियाद के ऊपर जब जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफ़र की जाएगी। और वो बुनियाद किस बुनियाद पे हो सकता है? जेंडर, यानी कि मेल फीमेल की बुनियाद पे कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा, नेशनैलिटी की बुनियाद पे कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा, मज़हब की बुनियाद पे कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा, एरिया की बुनियाद पे कि किसी ख़ास एरिया से ताल्लुक़ है तो उस बुनियाद पे नहीं, लाइफ स्टाइल की बुनियाद पे भी नहीं, और ना नस्ल की बुनियाद पे। सो कई सारे कंट्रीज़ में ये लॉ के और एथिक्स के भी ख़िलाफ़ है, ज़ाहिर बात है कानून के तो ख़िलाफ़ है ही, और अखलाकियात के भी ख़िलाफ़ है ये। और कुछ लोग परसीव करते हैं एक पर्टिकुलर जॉब को कि ये जॉब, मतलब ये परसीव किया जाता है कि एक जॉब एक तरह के लोगों के लिए और दूसरी जॉब दूसरी तरह के लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि टीचर को ये परसीव किया जाता है कि टीचर जो है वो फीमेल हो, और इंजीनियर जो है वो मेल हो। सो इसको हम स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्टीरियोटाइपिंग कहलाया जाता है, लेकिन अब ये वक्त के साथ साथ ख़त्म होता जा रहा है। सो मैनेजर को इवेल्यूएट नहीं करना चाहिए परफॉर्मेंस इन बुनियादों के ऊपर, जेंडर की बुनियाद पे इवेल्यूएट ना करें, ना नेशनैलिटी की बुनियाद पे, ना नस्ल की बुनियाद पे, ना मज़हब की बुनियाद पे। सो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता बुनियाद जो है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, फ़र्क के लिए। और अगर लॉ में ज़रूरी है तो ज़ाहिर बात है उसको ऑबे करना चाहिए, उसको मानना भी चाहिए लॉ में अगर एक चीज़ है तो। और इसके अलावा एथिक्स, अखलाकियत वाली चीज़ भी यही है कि फ़र्क ना किया जाए, ज़ाहिर बात है परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जज किया जाए, बाकी इस बुनियादों पे जज ना किया जाए। सो रिसर्च ने ये बात भी हमें बताई कि जहाँ पर वैरायटी पाई जाती है लोगों की, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, और इसको वर्क फोर्स डाइवर्सिटी कहा जाता है। और जहाँ पर एक ही जैसे लोग पाए जाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं करती, और इसी वजह से पाकिस्तान की ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ पे एक जैसे लोगों को रखा जाता है। सो मैनेजर जो है वो उनको एनकरेज करना चाहिए डिफरेंट तरह के लोगों को कि वो ज्वाइन करें ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि प्रोडक्टिविटी जो है उसमें इजाफा हो। उसके बाद है फिर कलेक्टिव अफेयर्स ऑफ एम्प्लॉयज़। सो
एम्प्लॉयज़ जो है वो लेबर यूनियन बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एक से ज़्यादा लेबर यूनियन भी हो सकती है। इसके अलावा कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट होता है जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए होता है, जो कि डील करता है मैनेजमेंट के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। और नेगोशिएशन हो सकती है किन किन चीज़ों के ऊपर, सैलरी के ऊपर, वर्किंग कंडीशन के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर, फैसिलिटीज़ के ऊपर, बेनिफिट्स के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर। उसके बाद फिर मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? एक फोर्स है, पावर है, एनर्जी है जो कि फोर्स करता है लोगों को टास्क की तरफ। सो क्लासिकल थ्योरी मोटिवेशन की ये है कि लोग जो है वो मोटिवेट होते हैं पैसे की वजह से या किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट की वजह से। तो कुछ लोगों से आपने ऐसा सुना होगा कि सिर्फ पैसा आ जाए, तो पैसा ही उनके लिए सिर्फ मोटिवेशन होता है, तो वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को सिर्फ फॉलो कर रहे होते हैं। उसके बाद है फ्रेडरिक थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब फ्रेडरिक की जो थ्योरी है, फ्रेडरिक टेलर की, इसके मुताबिक हर जॉब को साइंटिफिकली तौर पे स्टडी करना चाहिए, और जॉब जो है वो डिवाइड होनी चाहिए टास्क और स्किल्स की बेसिस के ऊपर, और पे जो है वो प्रोडक्टिविटी के साथ अटैच होना चाहिए, यानी कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उतना ज़्यादा पे। उसके बाद है फिर टाइम्स एंड मोशन स्टडीज़। इसके मुताबिक जो वो टाइम जो स्पेंड किया जा रहा है जॉब के ऊपर उसको स्टडी करना चाहिए साइंटिफिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए, और मोशंस ऑफ मशीन या फिर मोशन, ह्यूमन मोशन। सो ऑब्जेक्शन हुआ फ्रेडरिक की थ्योरी के ऊपर। अब ये साइंटिफिक थ्योरी थी तो इसने इंसानों को मशीन कंसीडर किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक साइंटिफिक थ्योरी थी और यही इसका ऑब्जेक्शन है, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। उसके बाद फिर हॉथन स्टडीज़। इसका जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि लाइट का जो इफेक्ट है प्रोडक्टिविटी के ऊपर वो, लेकिन पता ये चला कि जो प्रोडक्टिविटी है वो रिलेट करती है ह्यूमन रिलेशन से, यानी कि मिलकर इंसान का। लेक्चर नंबर 19, मैग्रेगर थ्योरी एक्स। मैग्रेगर ने थ्योरी एक्स भी दी और वाई भी दी। एक्स जो मैनेजर की सोच है वो नेगेटिव है। सो इसके मुताबिक, थ्योरी एक्स के मुताबिक, हर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो वर्क को डिसलाइक करता है बाय नेचर, और लोग जो है वो काम करते हैं सिर्फ प्रेशर की वजह से, कुछ प्रेशर की वजह से, और वो प्रेशर सैलरी का है, एडवांसमेंट का, आगे बढ़ने का, रिस्पेक्ट का है, और कुछ दूसरी फोर्स हैं। उसके बाद थ्योरी वाई है, यानी कि लोग जो है वो इनहेरेंटली तौर पे वर्क करना चाहते हैं। सो एक्स टाइप मैनेजर जो है वो यूज़ कर सकता है पनिशमेंट को और थ्रेट को, यानी कि धमकी वगैरह भी दे, लोगों को ख़तरा जो है वो हो ताकि लोगों से काम ले, और कंट्रोल करता है वो एक्टिविटीज़ को, वर्क एक्टिविटीज़ को बहुत क्लोजली। जबकि वाई टाइप मैनेजर क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है बैरियर्स को, कि बैरियर्स क्या हैं जिसकी वजह से वर्कर्स को प्रॉब्लम हो रही है, और वो उन बैरियर्स को एलिमिनेट करने की, ख़त्म करने की कोशिश करता है। सो कुछ सिचुएशन में मैनेजर को एक्स टाइप बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहिए और कुछ सिचुएशन में वाई टाइप बिहेवियर। सो कल्चरली सोसाइटीज़ जो है वो, सोसाइटीज़ को अगर हम देखें तो वहाँ पर मैनेजर्स जो है वो वाई टाइप बिहेवियर की तरफ मूव कर रहे हैं एक्स टाइप बिहेवियर से। अब हमारे यहाँ नॉर्मली तो एक्स टाइप मैनेजर पाए जाते हैं, लेकिन कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में वाई टाइप बिहेवियर भी अब मिलता है देखने को। सो लोग काम क्यों करते हैं? ज़ाहिर बात है ज़रूरत है उनको, स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन है, एहसास महरूमी की हालत है, और जब इंसान को किसी चीज़ की कमी होती है तो तभी उसको ज़रूरत होती है। सो मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड दी, जिसके अंदर उसने 5 तरह की नीड बताई। सबसे पहली नीड फिजियोलॉजिकल, फिर सिक्योरिटी, सोशल, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो एक एक करके देखते हैं। बायोलॉजिकल नीड यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड, ये जो नीड है ये इंसान की बॉडी से रिलेटेड है, जैसे कि फूड, ड्रिंक, एयर, स्लीप, ईटीसी। दूसरी फिर सेफ्टी, इंसान को सेफ्टी मिलना चाहिए। सेफ्टी किन किन चीज़ों से मिले? कोल्ड, हीट, सैंड, स्टॉर्म, अर्थक्वेक, एनिमल्स और एनिमीज, अपने दुश्मनों से भी इंसान को सेफ्टी मिले। उसके बाद है सोशल नीड्स, इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसको ज़ाहिर बात है दूसरे इंसानों की ज़रूरत होती है, फैमिली की, फ्रेंड्स की। और उसके बाद है सेल्फ स्टीम, वर्थ जो है जुड़ी होती है हर इंसान की, ज़ाहिर बात है कोई ना कोई वर्थ उसके साथ जुड़ी होती है। सो जिनकी ज़्यादा सेल्फ स्टीम होती है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। सो उसके बाद है फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि फुलेस्ट यूज़ करना पोटेंशियल का। सो हायरार्की का इस्तेमाल किया जाए मोटिवेशन के लिए। सो बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल किया जा सकता है सैलरी देकर, फ्री या चीपर फूड प्रोवाइड करते हुए, और जो रूटीन के आइटम हैं उनको ज़ाहिर बात है कम प्राइस के ऊपर। सेफ्टी नीड को किस तरीके से किया जा सकता है? उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी डिवाइसेस प्रोवाइड करे, हेलमेट दे, ग्लासेस दे, ग्लव्स दे, और आज के दौर में हम कहें तो मास्क भी दे कोरोना के बाद। और इसके अलावा कुछ और नीड्स भी, और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि स्पेशल पर्पस शूज़ है, हाउस, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, हाउस का किराया है, घर का किराया, यानी कि पिक एंड ड्रॉप सर्विस है, इनके ट्रांसपोर्ट सर्विस है, इंश्योरेंस है, पेंशन प्लान्स हैं, और प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एक्सीडेंट से रोकना, ऐसा एनवायरनमेंट हो कि एक्सीडेंट ना हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद है फिर सोशल नीड,
सो ऑर्गेनाइजेशन को एनकरेज करना चाहिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, और इसके अंदर क्या शामिल है, कंबाइंड डिनर या लंच करना, एम्प्लॉयज़ एक साथ मिलके जो है वो लंच या डिनर एक कंबाइन ऑर्गेनाइज कराए ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाए, मैचेस करवाए क्रिकेट के और दूसरे स्पोर्ट्स के भी, फन फेयर हो और म्यूज़िकल प्रोग्राम्स हो। लेक्चर नंबर 20, यूज़ ऑफ हायरार्की इन मोटिवेशन। सो सेल्फ स्टीम, वर्थ होती है इंसान की, इसके अंदर शामिल है डेजिग्नेशन जो है वो इंडिविजुअल्स की, स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिकग्निशन होना एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन में, और सेल्फ स्टीम का जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रोडक्टिविटी के साथ। सो कई सारी टेक्निक का इस्तेमाल करके सेल्फ स्टीम को हाई किया जा सकता है एम्प्लॉय की, और इसमें क्या क्या शामिल है, फाइंडिंग टाइटल्स फॉर एम्प्लॉय, टाइटल्स से भी फ़र्क पड़ता है एक इंसान को जो टाइटल दिया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है वो अपने ड्राइवर को कैप्टन कहते हैं ड्राइवर की जगह, तो टाइटल से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। रिकग्निशन, रिकग्नाइज किया जाए, एबिलिटीज़ को माना जाए, अप्रिसिएशन हो, अवार्ड दिया जाए। कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जाता है, और कैश रिवॉर्ड्स हो, और इंक्रीमेंट हो, सैलरी के अंदर इजाफा हो, प्रमोशन हो, स्टेटस के अंदर इजाफा किया जाए एम्प्लॉयज़ के, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल, यानी कि तमाम एबिलिटीज़ का इस्तेमाल होना। और इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल है कि हाई चैलेंजेस दिए जाएं और हाई पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में। सो क्रिटिसिज्म भी हुआ मैस्लो की हायरार्की थ्योरी में, और वो ये कि ये पॉसिबल है कि इंसान की जो ज़रूरियात है वो डेविएट कर सकती है ऑर्डर से। अब पाकिस्तान की मिसाल ली जाए तो यहाँ पे लोगों को सेफ्टी तो नहीं मिल रही, लेकिन लोग तब भी ज़ाहिर बात है उनको सेफ्टी से ज़्यादा जो है वो सोशल नीड उनके लिए ज़्यादा अहम है। लोग अकेले नहीं रह सकते भले ही उनको चाहे सेफ्टी ना मिले। सो ये एक चीज़ है, डेविएट कर सकती है सोसाइटी टू सोसाइटी ह्यूमन नीड। और क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या नीड्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद। सो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद है फिर टू फैक्टर या फिर हाइजीन थ्योरी। सो हर्सबर्ग ने जो है वो ये थ्योरी पे प्रेजेंट की और उसने आइडिया लिया ह्यूमन हाइजीन से। सो दो फैक्टर्स है, हाइजीन और मोटिवेटर्स। वो फैक्टर जो कि एम्प्लॉई को रोकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो हाइजीन फैक्टर्स हैं, और जिनसे हाई प्रोडक्टिविटी मिलती है वो मोटिवेटर्स हैं। सो हाइजीन फैक्टर को अगर मैस्लो के मुताबिक हम देखें तो बायोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और पार्शियली सोशल नीड है, जबकि मोटिवेटर्स के अंदर सोशल नीड्स, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सो दोनों फैक्टर्स को प्रेजेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में सेम टाइम में, ताकि प्रोडक्टिविटी लिए जा सके वर्कर से। उसके बाद एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सो लोग जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो मोटिवेटेड होते हैं किसके साथ, रिवार्ड के बारे में एक्सपेक्टेशन के साथ, और जो एश्योरेंस होती है रिवार्ड मिलने की एक पार्टिकुलर टास्क करने से। उसके बाद फिर इक्विटी थ्योरी, इक्विवेलेंस इन इनपुट एंड आउटकम, बराबरी होना इनपुट और आउटकम के अंदर। सो इनपुट वो चीज़ें होती हैं जो ज़ाहिर बात है एम्प्लॉय के पास हैं, जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, जैसे कि एम्प्लॉय का लेवल ऑफ एजुकेशन, उसके स्किल्स, उसका एक्सपीरियंस, उसकी रेपुटेशन, उसके हार्ड वर्क, उसके कनेक्शंस, और आउटकम वो होता है जो उसको ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, यानी कि उसकी सैलरी, उसकी डेजिग्नेशन, प्रमोशन, बेनिफिट, सोशल स्टेटस, रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अपॉर्चुनिटी। उसके बाद है इक्विटी थ्योरी। अब इक्विटी थ्योरी के मुताबिक एक इंडिविजुअल जो है वो कंपेयर करता है अपना इनपुट आउटकम दूसरों के इनपुट आउटकम से, कि उसके पास जितनी चीज़ें मौजूद हैं तो उसके मुताबिक ही उसको सैलरी वगैरह मिल रही है या नहीं मिल रही जितनी दूसरे को मिल रही है। सो किस तरीके से इक्विटी थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो मैनेजर्स को जो है जाहिर बात है रीज़न एक्सप्लेन करना चाहिए डिफरेंट आउटकम्स को एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो उनको मोटिवेट रख सकें। सैलरीज़ के अंदर अगर फ़र्क आ रहा है तो मैनेजर बताए कि सैलरी के अंदर फ़र्क क्यों आ रहा है। और इसके अलावा लोग अपने रिवार्ड को मार्केट से भी कंपेयर करते हैं। अब अगर मार्केट में सैलरी सपोज MBA की 50,000 है और अगर एम्प्लॉय को 40,000 मिल रही है, तो वो जाहिर बात है 10,000 के डिफरेंस वो देखेगा, कंपेयर करेगा, वो नोट करेगा। लेक्चर नंबर 21, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथन करना डिज़ायर बिहेवियर को वर्क प्लेस के ऊपर, फोर्स करना वर्कर को, मजबूर करना कि वो अडॉप्ट करें उस बिहेवियर को। सो दो तरीके हैं रीइंफोर्समेंट के, एक तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इनकरेज करना एक पार्टिकुलर बिहेवियर को कि इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में डिस्करेज करना एक पार्टिकुलर बिहेवियर को कि इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। सो ह्यूमन रिलेशंस जो होता है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर टू
एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर होता है। सो पर्पस क्या है ह्यूमन रिलेशन का, इज टू गिव अ फीलिंग ऑफ फैमिली, एक फैमिली वाली फीलिंग देना। सो जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है कि कुछ इजाफा कर दिया जाता है, कुछ काम का इजाफा किया जाता है, जो जॉब होती है उसके अंदर इजाफा कर दिया जाता है, कुछ और काम का इजाफा किया जाता है, और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब लोग अंडर परफॉर्मिंग होते हैं। सो एड समथिंग टू इनटू जॉब, कोई काम का इजाफा कर दिया जाता है जॉब के अंदर। सो प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉय को ताकि वो अप्लाई कर सके अपना टैलेंट, नॉलेज और क्रिएटिविटी परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद है जॉब रीडिज़ाइन करना टास्क को, कुछ टास्क को ऐड करना और कुछ टास्क को निकाल देना। जॉब शेयरिंग, लोग जो वो शेयर करते हैं काम को। उसके बाद है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो कि अपोजिट है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के। सो प्लानिंग और डिसीजन जो होती है वो होती है कोलैबोरेशन के साथ सबऑर्डिनेट के। सो मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट जो है वो मिलके प्लान करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन डिफ़िकल्टी क्या है एमबीओ की, कि लोग इसको समझते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली ये समझा जाता है मैनेजमेंट प्लानिंग करेगी और सबऑर्डिनेट जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो इसकी एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाए। सबऑर्डिनेट जो है वो सेट करें गोल खुद से टॉप मैनेजमेंट की कंसल्टेंसी के साथ। उसके बाद है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। सो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की अचीवमेंट के साथ वर्कर्स का जो है वो हाई लेवल होगा, मोरल विल हैव अ हाई लेवल ऑफ मोरल का और सेटिस्फेक्शन का। उसके बाद है लीडर कौन होता है, ये वो होता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है लोगों को ताकि वो अचीव कर सके प्री डिफाइंड गोल। उसके बाद है फिर लीडरशिप, ये एबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल की कि वो इन्फ्लुएंस कर सके दूसरों को। और उसके बाद है फिर डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ मैनेजर। सो इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। लीडर जो होता है वो चेंज एजेंट का काम करता है, कि वो चेंज लेकर आता है, कुछ तब्दीली लेकर आता है। और मैनेजर जो होता है वो ज़्यादा कंसर्न होता है स्टेटस को के साथ, यानी कि जैसा चल रहा है वो वैसा चलता रहे। सो लीडरशिप, पावर्स ऑफ लीडर्स, पोजीशन पावर होती है, पर्सनल पावर होती है। पोजीशन पावर वो होती है जो कि अटैच होती है पोजीशन के साथ और ये ट्रांसफरेबल होती है, जबकि पर्सनल पावर जो होती है वो किसी पर्सन के साथ अटैच होती है और नॉन ट्रांसफरेबल होती है। और लीडर्स की टाइप होती है, ऑटोक्रेटिक लीडर होता है जो कि खुद से डिसीजन लेता है, और ये लीडरशिप इसका इस्तेमाल तब होता है जहाँ पर टाइम ना हो डिसीजन मेकिंग के लिए। और इस तरह के जो लीडर होते हैं सेंट्रलाइज पावर होती है, पावर एक ही जगह होती है, इकट्ठी डिवाइड नहीं होती। और मैनेजर जो है वो मैनेजर्स टेक मोर पावर व्हेन, सो मैनेजर तब ज़्यादा पावर लेते हैं, जाहिर बात है उसको डिवाइड नहीं करते जब वो अपने सबऑर्डिनेट को पर ट्रस्ट नहीं करते या सबऑर्डिनेट के पास एनफ ट्रेनिंग नहीं होती। उसके बाद है डेमोक्रेटिक लीडर। अब डेमोक्रेसी से तो आपको काफ़ी हद तक वाकफियत होगी। सो डेमोक्रेटिक लीडर वो होता है जो कि शेयर करता है आइडिया को, और इस स्टाइल में होता क्या है कि लीडर जो है वो इनकरेज करता है ज़्यादा कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है फिर फ्री रेन लीडर्स, इसमें मैनेजर जो वो डिपेंड होता है ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, वो इनकरेज करता है सबऑर्डिनेट को कि वो डिसीजन लें खुद से। और ये अप्रोच प्रैक्टिस होती है जब स्टाफ ज़्यादा हाईली मोटिवेट हो और लोग जो वो सिनर्जिस्टिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, यानी कि 1 और 1 11 वाला मामला हो, यानी कि 1 और 1 11 हो। अगर 11 नहीं भी है तो कम से कम 2 लोग मिलके, अगर 1 और 1 2 लोग मिले तो वो कम से कम 3 या 4 लोगों का काम करें। इसी तरह 4 लोग हैं तो वो 5 या 6 या 7 लोगों का काम करें जब वो मिल जाएँ। उसके बाद फुली ट्रेन लोग हों, इसके अलावा फुली ट्रेन लोग हों। सो डिफरेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन लीडरशिप स्टाइल, अब डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल में कम्युनिकेशन डिफरेंस भी पाया जाता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है, सिर्फ नीचे जा रही होती है और कोई अपवर्ड कम्युनिकेशन नहीं होती। सो वन वे कम्युनिकेशन होती है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर बहुत वे कम्युनिकेशन होती है, अपवर्ड भी होती है, ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। फ्री रेन के अंदर ज़्यादातर कम्युनिकेशन सबऑर्डिनेट के दरमियान होती है और ओकेशनल कम्युनिकेशन सबऑर्डिनेट और मैनेजर्स के दरमियान होती है। और जो मेथड होता है डिसीजन मेकिंग का डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। उसके बाद है फिर कंटिजेंसी अप्रोच ऑफ लीडरशिप। सो हर जॉब की कोई ना कोई लीडर यूनिकनेस होती है। सो चेंज इन टास्क, जब चेंज होता है टास्क में, सो डिफरेंट लीडर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लीडर और डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। नाउ दी लेक्चर नंबर 22, जो कि लास्ट लेक्चर है आज की इस वीडियो का भी और मिड टर्म से पहले का भी। सो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, तमाम वो एक्टिविटीज़ जो कि एक्सचेंज को पॉसिबल बनाती हैं। सो एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, अब एक्सचेंज में क्या क्या चीज़ें शामिल हो गई। सो एक्सचेंज के अंदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस और आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक, और एक
जगह से दूसरी जगह तक। सो मार्केटिंग के बारे में और भी कुछ लिखा हुआ है कि एक सिस्टम है बिजनेस एक्टिविटीज़ का जिसको डिज़ाइन किया गया है प्लान करने के लिए, प्राइस के लिए, प्लेस के लिए और प्रमोट के लिए, गुड्स की, सर्विस की और आइडियाज़ की पोटेंशियल कस्टमर तक। अब पोटेंशियल कस्टमर कौन है? ये कोई शख्स भी हो सकता है, कोई बॉडी भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है जिसके पास पैसा भी है, ज़रूरत भी है और वो खर्च भी करना चाहे। फॉर एग्जांपल एक शख्स भूखा है, उसके पास पैसे भी हैं कि वो खाना ख़रीद सके और वो खर्च भी करना चाह रहा है, तो वो जो शख्स है वो एक रेस्टोरेंट का पोटेंशियल कस्टमर होगा। उसके बाद है फिर सिस्टम। अब सिस्टम का मतलब क्या है? एक सेट इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ का, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि एक दूसरे से रिलेट करती हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। सो प्लानिंग फॉर मार्केटिंग, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, क्या मार्केट होना चाहिए, कब होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होना गुड्स का, प्राइसिंग प्राइस चार्ज करना, इनके क्या प्राइस होगा प्रोडक्ट का। प्रमोशन, प्रोडक्ट को प्रमोट होना चाहिए या नहीं। सो मार्केटिंग की जाती है प्रोडक्ट की। सो प्रोडक्ट का मतलब क्या है? एंड कोई भी चीज़ जो ऑफर की जाती है सेल के लिए मार्केट के अंदर, और तमाम टेंजिबल चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। टेंजिबल से मुराद वो चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं और फिजिकली देख सकते हैं, और सर्विसेज इनटेंजिबल होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। सो मार्केटिंग आइडियाज़ की भी की जाती है, और मार्केटिंग आइडियाज़ जो है वो उनको अप्लाई किया जा सकता है नॉन बिजनेस एक्टिविटी में, ऐसी एक्टिविटीज़ में जो कि कारोबारी नहीं है। इसको हम सोसाइटल मार्केटिंग कहते हैं, जैसे कि आस्किंग फॉर डोनेशंस के लिए, और ड्राइव स्लो, कोई मैसेज दिया जा रहा है जैसे कि पब्लिक मैसेज दिया जा रहा है स्लो ड्राइव करें, और से योर प्रेयर्स, कोई रिलीजियस मैसेज दिया जा रहा है नमाज कायम करें, इस तरह के मैसेज के लिए। और उसके बाद है फिर नीड। अब नीड क्या है? स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन, एहसास महरूमी की हालत। सो मार्केटर सेटिस्फाई करते हैं नीड को प्रोडक्ट के ज़रिए, सर्विसेज के ज़रिए, ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए, आइडियाज़ के ज़रिए। उसके बाद है मार्केट, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज़ को। उसके बाद है स्टेजेस इन मार्केटिंग। पहला स्टेज है प्रोडक्शन ओरिएंटेड। इसमें क्या था जो आज की मार्केटिंग आप देख रहे हैं, कई सारे मराहिल से, स्टेजेस से गुजर के वो यहाँ तक पहुँची है। सो पहला स्टेज था प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज, जिसमें तमाम एफर्ट्स जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर थी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए। उसके बाद आया प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज। अब प्रोडक्शन से प्रोडक्ट के ऊपर फोकस हो गया ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के ऊपर, प्रोडक्ट की क्वांटिटी से हट के क्वालिटी के ऊपर फोकस आ गया। फिर सेल्स ओरिएंटेड स्टेज आया, फोकस हो गया सेल्स के ऊपर। और फिर मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज आया, यानी कि अनसेटिस्फाइड नीड जो है कस्टमर की, उसको सेटिस्फाई किया जाए। और फिर सोसाइटल मार्केटिंग स्टेज आ गया, यानी कि सोसाइटी के बेनिफिट्स को भी कंसिडर किया जाए। एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन अपना तो प्रॉफिट अर्न करे, अपना तो वो बिजनेस करे, साथ में सोसाइटी का जो बेनिफिट है उसको भी देखे, सोसाइटी का भी ख्याल करें। उसके बाद वैल्यू का मतलब क्या है? डिफरेंस, कॉस्ट और जो बेनिफिट्स हैं प्रोडक्ट के, उनके दरमियान डिफरेंस होना। उसके बाद है यूटिलिटी, यानी कि एक कमोडिटी की, किसी भी कमोडिटी की एबिलिटी सेटिस्फाई करने के लिए नीड्स को। उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी की फॉर्म्स है। एक टाइम यूटिलिटी है कि यानी कि कस्टमर जो है वो उसको कमोडिटी मिल जाए जब वो चाह रहा है, जब वक्त पे कमोडिटी मिल जाएगी तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। फॉर्म यूटिलिटी यानी कि जो शेप है प्रोडक्ट का वो कन्वर्ट हो जाए एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, उससे भी यूटिलिटी में इजाफा होता है। प्लेस यूटिलिटी यानी कि प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट हो एक जगह से दूसरी जगह। और ऑनरशिप यूटिलिटी, जब प्रोडक्ट बनती है तो उसकी जो ऑनरशिप होती है वो मैन्युफैक्चरर के पास होती है, लेकिन उसके बाद उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड बायर्स तक थ्रू डिफरेंट स्टेप्स। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर आपको लेक्चर नंबर 1 से 22 तक के शॉर्ट नोट्स की कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई। आप इन शॉर्ट नोट्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए।